अब बताओ, अंग्रेज लोग जो आए थे हम लोग के लिए क्यों आए थे? वो लोग क्या करते थे, कच्चा माल ले जाता था और वहां से बना उना के फिर क्या करते थे, भारत को ही बेच देता था। अब कुछ कुछ बच्चा कहेगा कि सर व्यापार किसको कहेंगे, किसान लोग भी अपना दिमाग लगाया। ऐसी लगन पढ़ाई में होती तो और मजा आती है कि नहीं जी। ये इससे जो है आपका आधा अध्याय जो है कंप्लीट हो जाएगा इससे। नमस्कार बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? एकदम स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो, खा पी के मजे ले रहे होंगे। मैं आर्यन सर और आप लोग का स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड्स वाला पे। तो बच्चा आज का जो क्लास होने वाला है एकदम जबरदस्त होने वाला है, एकदम लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का 7वां अध्याय। और 7वां अध्याय आप लोग का क्या है, व्यापार और भूमंडलीकरण। ठीक है, इस अध्याय को एकदम बारीक तरीका से हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा हम 1 मिनट का समय लेंगे। कह रहे हैं कि बच्चे ये कह रहे हैं कि सर क्या इतिहास ही चलेगा सर, क्या दूसरा सिलेबस खत्म होगा कि नहीं होगा सर? बच्चा आप लोग टेंशन मत लो, सभी अध्याय आप लोग का खत्म होगा और सभी विषयों की तैयारी आप लोग की जबरदस्त होगी। ओके, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस अध्याय में हम लोग को क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्या क्या हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे, व्यापार के बारे में समझेंगे और आप लोग को आज सिखाएंगे कि व्यापार कैसे किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? आ जाओ भाई। भूमंडलीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, विश्व बाजार और औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोग इस अध्याय में समझने वाले हैं। ओके, ये अध्याय जो है एकदम जबरदस्त होने वाला है। बस आप लोग को क्या करना है, कान में हेडफोन डालना है और आराम से सुनते जाना है, सुनते जाना है। सर आज कहानी के तरह से आप लोग को पढ़ाने वाले। आ जाओ भाई। सबसे पहले तो बच्चा बताओ कि व्यापार कहते किसको है? आप लोग से मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि व्यापार किसको कहते हैं, कि सर व्यापार जो है किसे कहते हैं? ठीक है, आप लोग बताओ बच्चा कि व्यापार, अरे यार तेरी ये हो गया। आ जाओ। व्यापार, व्यापार जो है कहते किसको है, व्यापार किसको कहते हैं, आप लोग बता दो। अब कुछ कुछ बच्चा कहेगा कि सर व्यापार किसको कहेंगे, किसी चीज को बेचने या खरीदने की कर्म को ही हम लोग व्यापार कहते हैं। या बेचना या खरीदना, दो व्यक्तियों के बीच में जब किसी चीज को लेके खरीदने या बेचने, क्रय या विक्रय का संबंध हो रहा है तो समझो वो क्या कहलाएगा, व्यापार कहलाएगा। बोलो हाँ कि ना। और एक और कमेंट्स था जो मजेदार था। मैं क्या करता था इतिहास में, मैंने आप लोग को बताया था कि बच्चा देखो, इतिहास जो है आपका सामाजिक विज्ञान जो है वो याद करने की चीज नहीं है, रट्टा मारने की चीज नहीं है, वो रिवीजन की चीज है। हालांकि सभी विषय को ले लो, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको डिवीजन नहीं मिलेगा। इसलिए रिवीजन करना है। और ना तो आपको डिवीजन की जरूरत है, आपको एक अच्छे रैंक लाना है, मतलब कि आपको टॉपर बनना है। और टॉपर बनने वाले बच्चे जो है किस तरह से तैयारी करते हैं, ऐसे ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं? नहीं, उनका हिसाब किताब कुछ अलग है। अब कहोगे सर बात छेड़ ही दिए हैं तो थोड़ा सा बता ही दीजिए ना। बच्चा मैं आप लोग को क्या करता था, जैसे कि पहला अध्याय आप लोग को पढ़ाया था, थोड़ा सा आज हम टॉपिक से अलग बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समय समय पे बच्चे को समझाना भी जरूरी है, नहीं तो हमारे बच्चे भटक जाते हैं रास्ते में। ठीक है, आ जाओ। थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे कि मैंने क्या किया। आप लोग का जो पहला अध्याय था यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। दूसरा अध्याय जो आप लोग का था समाजवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। क्या था? क्या था? साम्यवाद। ओके, तो ये जो अध्याय था, तीसरा अध्याय था, चौथा अध्याय था, मैं जब भी क्लास को शुरू करता था तो सभी अध्याय के बारे में थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें और उस अध्याय को बारे में बताया करते थे। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे जो थे हमारे, एक दो बच्चे, वो कमेंट करते हैं सर इससे जो हमारा टाइम इन्वेस्ट होता है। क्या हो रहा है सर? टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, डायरेक्ट अध्याय पे आया करो। बहुत बढ़िया बात। आप जैसे बोलोगे ना, हम लोग का एक ही बात है भाई, आप जैसे बोलोगे
वैसे मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं बेहतर कर सके, और बेहतर करने के लिए आप मेहनत मेरे साथ ही करो तो बेहतर और होगा। क्लास के बहाने हम चाह रहे थे कि ये सब चीजें के बारे में भी जानते चले, रिवीजन करते चले, रिवीजन करते चले, लेकिन आज हम मेरा मन नहीं करता है आप लोग को रिवीजन करवाएं। और देखते हैं इस बच्चा का क्या रहता है अगला कमेंट। हम आप लोग का कमेंट ना बच्चा पार्टी डेली पढ़ते, डेली रीड करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे उस चीजों के बारे में हम जाने, ठीक है। इसलिए आप लोग का कोई भी तरह का क्वेश्चन दे, किसी भी तरह के पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट क्या करो, हम बताएंगे जरूर, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। अब हम, लेकिन आज तो हम चाह रहे थे इसके बारे में चर्चा करना, लेकिन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अंतिम जो अध्याय होगा आपका 8वां अध्याय, ठीक है, मैंने सोच रखा है उस अध्याय में आप कितना भी बोलो कि सर रिवीजन नहीं करवाना, रिवीजन नहीं करवाना, लेकिन मैं करवाऊंगा, ठीक है। मुझे पता है बच्चा क्या चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि अभी आप बच्चे हो, आप उस लेवल का नहीं सोच सकते हो ना, है कि नहीं। आपको अभी बोल दे कि चलो उधर मार हो रहा है, सब दौड़ जाते हो, चलो मार हो रहा है, मार हो रहा है, लेकिन ये नहीं कोई पूछेगा कि सर मार क्यों हो रही है उधर। ये चीजें होती है, तभी आप एक बच्चे हो, आपको सोचने में थोड़ी अलग है, सोच जो है आपका थोड़ा सा अलग है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, इस अध्याय में हम उस चीज के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, कोई दिक्कत। अब खुश हो ना, बोलो खुश हो कि नहीं हो। जी सर अब तो खुश है, लेकिन 8वां अध्याय में बच्चा पार्टी हम लोग गढ़ेंगे, क्योंकि अंतिम अध्याय, उसके बाद आप लोग का जो है ज्योग्राफी शुरू कर देंगे, एकदम तगड़ा वाला क्लास होगा ज्योग्राफी का, आ जाओ। लेकिन मेरा मन है कि इस अध्याय से कुछ कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ जाऊं, जो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कर दें, क्योंकि कुछ बच्चे तो अंत तक देखते नहीं वीडियो, शुरू में आए भाग जाते हैं, 10 मिनट देखा, आधा घंटा देखा, भाग जाते हैं, यहीं पे क्वेश्चन देते हैं। इसी अध्याय से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए क्वेश्चन रहेगा कि बताओ भैया, क्या बताओ, इसमें जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहता है फ्रांसीसी क्रांति रहता है। तो पहला जो आप लोग का क्वेश्चन है, एक करके आप लोग जवाब दे दीजिएगा कि बताओ भैया कि फ्रांसीसी जो है, फ्रांसीसी क्रांति क्रांति कब हुई, ठीक है, क्या हुआ, कब हुई, ये बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बना, ठीक है, फ्रांस का शासक शासक कब बना, ठीक है, कब बना। ये तो दो प्रश्न आपको हम पहले अध्याय से चिपका दिए। अब दूसरा अध्याय जो आप लोग का है, दूसरा अध्याय जो आप तीसरा दूसरा ना, समाजवाद एवं साम्यवाद, यहां पे हम आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं पूंजीपति, ठीक है, पूंजीपति किसे कहते हैं, पूंजीपति वर्ग किसे कहते हैं या किसे कहते हैं, आप लोग इसका जवाब दे दीजिएगा, एक लाइन में ही जवाब देना है। तीसरा जो आप लोग का अध्याय था हिंद चीन में राष्ट्रवाद, क्या था, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, कम ही क्वेश्चन देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कर लेना मेरे भाई, ओके, कर लोगे ना, बोलो भैया कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। चौथा क्वेश्चन है हिंद चीन किसको कहते हैं, हिंद चीन किसे कहते हैं, हिंद चीन में आने वाला, हिंद चीन, हिंद चीन में आने वाले, आने वाले पहला व्यापारी, पहला व्यापारी, व्यापारी कौन था, कौन था। सविनय अवज्ञा, अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन आंदोलन कब हुआ,
बोलो, अब बोलो आप लोग ये क्वेश्चन करके दोगे कि नहीं दोगे? तो बच्चे कहेंगे जी सर बिल्कुल करेंगे। ये आप लोग के लिए हम दे देते हैं होमवर्क। कहाँ के लिए? कहाँ के लिए? आप लोग के कमेंट बॉक्स के लिए। ये है कमेंट बॉक्स में आप लोग को कर देना, क्योंकि एक हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बोले थे सर रिवीजन नहीं करवाइए, डायरेक्ट क्लास पे आ जाइए। तो मैं भी सोच लिया था कि बच्चे को मन नहीं है तो आज नहीं ही करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम चाह रहे थे रिवीजन रिवीजन रिवीजन, लेकिन 8वां अध्याय हम छोड़ेंगे नहीं। कितनों आप कमेंट कर लीजिए, 8वां अध्याय में हम पूरा जितना अध्याय पढ़ाए ना, टोटल अध्याय का पहले रिवीजन करवाएंगे, फिर क्लास करवाएंगे। ओके चलो ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रखे हैं। तो बच्चा पार्टी आप लोग को क्या करना है? कहेंगे सर क्या करना है? ये सब आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कर दोगे ना? कर देना मेरे भाई, ठीक है। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं? व्यापार और भूमंडलीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण, व्यापार और भूमंडलीकरण, इस अध्याय को पढ़ने वाले हैं। और ये अध्याय एकदम जबरदस्त तरीका से हम आपको समझाते हैं। आइए आइए यहाँ पे देखते हैं। व्यापार किसको कहते हैं? दो व्यक्तियों या दो देशों के बीच में खरीद बिक्री को ही व्यापार कहते हैं। सॉरी फॉर खांसी हो रही है, कोई नहीं। देखो भैया हम जाते हैं सब्जी लाने, तो सब्जी लाने के लिए जाते हैं, तो सब्जी वाले कहीं से सब्जी ला के हमें देते हैं। हम दोनों के बीच में क्या हुआ? व्यापार का संबंध हुआ। रिलेशन क्या है? संबंध क्या है? व्यापार हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस मतलब व्यापार ही हुआ, एक तरह से हम व्यापार कर रहे हैं। इस दो व्यक्ति अब खरीद बिक्री कर रहा है, खरीदना और बेचना, ठीक है। क्रय या विक्रय कह सकते हैं, क्रय या विक्रय। विक्रय को ही, क्रय या विक्रय को ही क्या बोला जाता है? व्यापार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यापार बोला जाता है। अब ये क्रय और विक्रय जो है, या दो देशों के बीच में हो, दो व्यक्ति के रूप में हो, ये दो व्यक्ति के रूप में हो, या दो देशों के बीच में हो। जब दो देशों के बीच में हो या अधिक देशों के बीच में हो, या अधिक देशों के बीच में हो, ये कौन सा व्यापार हो जाएगा बच्चा जी? ये हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपका हो जाएगा ये। तो आपने समझा व्यापार किसको कहते हैं? व्यापार दो व्यक्तियों या दो देशों के बीच में, दो व्यक्तियों या दो देशों के बीच में खरीद बिक्री को ही क्या कहेंगे? व्यापार कहेंगे। अब देखो किताबी भाषा में मत जाना मेरे भाई, किताबी भाषा पे जाओगे तो फिर दिक्कतें हो जाएगी, इसलिए किताबी भाषा पे मत जाना। क्योंकि आपके जो प्रश्न होते हैं उसमें लिखा रहता है अभ्यर्थी अपने शब्दों में उत्तर दें। तो अपने शब्द में पढ़िए, तब जाके अपने शब्द में उत्तर दीजिएगा। आगे हम लोग समझते हैं बच्चा जी कि भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण किसको कहते हैं? यहाँ पे भूमंडलीकरण लिखा गया है। करण किसको कहते हैं? भूमंडलीकरण किसको कहते हैं? अब समझो इस चीजों को। अब देखो भूमंडलीकरण जो किसको कहते हैं, अब यहाँ पे देख लो भाई कि चाइना है, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, अमेरिका, क्या अमेरिका हो गया। तो देखो ये अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये भारत भी ले लो भाई, भारत हो गया, पाक हो गया, क्या हो गया? पाक हो गया, ठीक है। अब ये भूमंडलीकरण क्या होता है, हमको यहाँ से ये चीजें हमें समझ में आएगी कि देखो ये सभी के बीच में हम लोग का एक संबंध है। क्या है? संबंध है। ये क्या है? हम लोग का क्या है? दोनों के बीच में, सब देशों के बीच में क्या है? संबंध है। किस तरह की संबंध है? तो सर संबंध किस चीज की है? व्यापार की। क्या चीज की? व्यापार की। मान लो भैया चाइना वाला जो है सस्ता मोबाइल बनाता है। क्या बनाता है? सस्ता मोबाइल बनाता है। सस्ता मोबाइल कहाँ? ज्यादातर चाइना में बनाता है। ये जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करेगा भारत को देगा। ये भारत में आके बेच सकता है, भारत में बेच सकता है, पाक में बेच सकता है, ठीक है, पाक में बेच सकता है, नेपाल में बेच सकता है। कहाँ बेच सकता है? नेपाल में बेच सकता है।
ये दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, तो बेचने या खरीदने की क्रिया हो रही, क्या हो रही है, व्यापार हो रही, क्या हो रही, व्यापार हो रही। अब हम तो मोबाइल वगैरह इससे ले लिए, तो भैया हमारे पास भी क्या है, मान लिया जाए भारत के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, अन्न है। मान लो कि भोज्य पदार्थ है, क्या है, भोज्य पदार्थ। ओके, समझना बातों को अच्छी तरह से, तब आप लोग कर पाओगे। मान लो चावल गेहूं, चावल ही मान लेते हैं, कुछ नहीं भाई, चावल, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, ये इतना ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं हमारे पास। तो कहेंगे जी सर है तो जरूर। तो हम क्या करेंगे भैया, तुम मोबाइल लाइट वगैरह जो है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें हैं ज़्यादातर चाइना में बनता है, ठीक है, सुने हैं ना कहानी। तो दुनिया के सभी देशों को आपस में जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। दुनिया के सभी देशों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे जो है, एक देश दूसरे देश से क्यों जुटा, इस संबंध को क्या कहेंगे, भूमंडलीकरण कहेंगे। अब बताओ बबुआ कि एक देश जो है दूसरे देश से क्यों जुड़ रहा है, क्या है दिक्कतें, क्योंकि हर जगह हर चीज उपलब्ध नहीं है, हर देश में हर चीज का आविष्कार नहीं हुआ है। अब देखो चाइना वाले जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह हम लोग को देते, ये जो संबंध है एक दूसरे देशों के बीच में व्यापार हो रहा है, ये ही कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कहलाता है, और हम लोग को आपस में जोड़ने का भी काम करवाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम व्यापार ही करते हैं, यहाँ तक कि हमारी संस्कृति को भी देखते हैं। क्या देखते हैं, वो हमारी संस्कृति भी देखते हैं, संस्कृति भी देखते हैं। ऐसा थोड़े है कि भाई इंडिया में ये धर्म वो धर्म जो सब, हालांकि आप कहते हैं ना भारत में, आप लोग कहते हैं ना भारत में, क्या कहते हैं हम लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कुछ कुछ जो यहाँ के लोग थे, कुछ कुछ वहाँ के जो लोग थे, यहाँ पे सब कुछ कुछ लोग आए, धर्म प्रचार किए, धर्म परिवर्तन करवा दिए। और भारत जो है क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो भारत के अंदर जब भी दूसरे देश के लोग आए थे, यहाँ के लोगों को भी कन्वर्ट किए थे, कुछ कुछ धर्मों में कन्वर्ट किए थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सामान का ही समझौता रहता है, व्यापार का ही समझौता रहता है, नहीं, संस्कृति वगैरह सब चीज़ों की समझौता होती है। अगर कोई देश चाह ले, एक बात आपने कभी सोचा है, ये चीज़ें नहीं सोचा होगा, अगर सोचा भी होगा तो मानो आप बहुत ज़्यादा महान हो, या तो ज़्यादा सोच रहे हो। कहेंगे सर क्या, ऐसी क्या बात है सर, तो बता रहा हूँ। आपने ये नहीं सोचा कि भाई पूरा मान लो पाकिस्तान वाले हमारे लिए मुट्ठी भर है, ठीक है, पाकिस्तान कहाँ गया भैया, पाक, ये हमारे लिए मुट्ठी भर है, जिस दिन चाहेंगे इसको गर्दा छोड़ा देंगे, है कि नहीं। अब भैया ज़्यादा नहीं, दूसरे राज्य की हम लोग बात नहीं करेंगे, बिहार में है तो बिहार की बात करेंगे, बिहार के बच्चों के साथ है तो बिहार की बात करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, 10वां वाला विद्यार्थी को अगर हम एक गो लाठी डंडा दे देंगे, कह देंगे खदेड़ दो पकड़ के, तो पूरा पाकिस्तान उड़ा मारेगा, उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे, कहेंगे जी सर उड़ा देंगे। अब कुछ कहे, कुछ कुछ कहेगा सर जी क्या सिखा रहे हैं विद्यार्थी को, अरे समझा रहे, उदाहरण दे रहे, उड़ाने थोड़े ना जाएंगे हम, उसके बाद समझाएंगे आपको। तो ये क्या करेंगे, हमारे बिहार के बच्चे लाठी से तोड़ के आ जाएंगे, तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, है तो इतने बड़ा, है कि नहीं पाक। तो लेकिन हम लोग उसे मार नहीं सकते, ठीक है, लड़ाई हुई, लड़ाई के जगह फिर हम लोग के बीच में एक समझौता होता है, ठीक है, जानते हैं दोनों के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा होते रहता है, उधर से वो काम करते, इधर से हम लोग को जवाब देते हैं। सभी देश के बीच में एक समझौता हुआ करता है कि भाई अगर मान लिया जाए डायरेक्ट अगर हम पाकिस्तान को चाहेंगे उड़ाने के लिए, तो हमारे पीछे चीन भी पड़ जाएगा, अमेरिका भी पड़ जाएगा, रूस भी पड़ जाएगा। क्यों, तुम दबाना क्यों चाह रहे हो, उनको खत्म करना क्यों चाह रहे हो। लड़ाई हो रहा, सैनिक से सैनिक में लड़ाई हो रहा है, तो सैनिक लड़ेंगे। बॉर्डर पे जो सैनिक है ना, बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक है, वो बॉर्डर की ही सीमा सुरक्षा के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि भैया हमारा ये इंडिया है, इंडिया है, और ये हमारा, ये इनका पाक है, मेरा नहीं, मेरा तो इंडिया है भाई, ठीक है, तो इंडिया है और ये जो है पाक है इनका। तो इधर वाला भूमि किसका, पाकिस्तान का, और इधर वाला जो भूमि है क्या है, इंडिया का है, किसका है, इंडिया का है। तो ये हम लोग के जमीनी सुरक्षा के लिए यहाँ पे बॉर्डर पे लोग खड़े हैं। क्या पता बेईमान है पाकिस्तान,
2 डेग मार दिया इंडिया में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे है। इस तरह की लड़ाई लड़ा जाता है, लेकिन वहां पे भी मतभेद चलते रहता है, दूसरे मुद्दे से भी लड़ने के लिए वहां पे भेज देता है। हालांकि हमारे देश में भी कुछ कुछ आतंकवादी वगैरह हैं जो दूसरे देश से पैसा लेके यहाँ के गुप्तचर के रूप में काम करते हैं उसी प्रकार से। लेकिन यहाँ पे किसी भी इंडियन को ये ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है कि तुम आतंकवादी बन जाओ। सब सौभाग्य की बात है कि हम लोग का जन्म इंडिया में हुआ है, ठीक है। इतने महान देश है, अगर सभी देशों का संस्कृति उल्टा के देख लो तो सब कहेंगे कि सर इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है, इंडिया सबसे अच्छा है, ठीक है। तो पाक जो है सिर्फ ये भूमि के लिए लड़ाई हो रही है यहाँ पे, भूमि के लिए, बाकी चीजें इसमें आ जाती है, ये नहीं कह रहे कि नहीं आती है, बाकी मुद्दे इसमें आ जाते हैं। लेकिन लड़ाई किस वजह से हो रही वहां पे? बॉर्डर की वजह से, भाई जमीन ना हथियार, इसलिए हम लोग भी वहां सैनिक देते हैं, वो भी अपना सैनिक देते हैं। वजह यहाँ पे ये है, लेकिन रीजन अलग अलग तरह के आ जाते हैं वहां पे। ओके, ये चीजें आप लोग समझ गए। तो ये इंडिया और पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है हमारे बेटे हैं, और बेटा तो बदमाशी करते ही हैं कभी कभी, है कि नहीं, तो इसको चलो भाई माफ करना। चलो, तो ये हम लोग के बीच में, हर एक देशों के बीच में क्या होता है, एक संबंध होता है, और उसी संबंध को बोलते हैं भूमंडलीकरण। और वो जो संबंध होते हैं व्यापार के रूप में होता है। किस रूप में होता है? व्यापार के रूप में होता है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता व्यापारिक संबंध मिस्र और सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध मिस्र और मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था, ठीक है। किसके साथ? मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आया। आपने अभी क्या पढ़ा? व्यापार पढ़ा। व्यापार 2 व्यक्ति या 2 देशों के बीच में खरीदना या बेचना, क्रय या विक्रय को ही क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया भूमंडलीकरण जो है दुनिया के सभी देशों को आपस में जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। बाकी हमने यहाँ पे ये डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश किया। ये जो अध्याय है बाबू, ये अध्याय सिर्फ भाषा वाला है, ठीक है। इसमें सिर्फ भाषा दिया गया है, इतना भाषा दिया गया है कि पूछो मत, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुश्किल से वो 2-3 नंबर का प्रश्न ही पूछे जाते हैं, है कि नहीं, लेकिन पढ़ना तो है ही मेरे भाई। लेकिन जो जो चीजें हैं वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है उसके लिए। आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं विश्व बाजार। विश्व बाजार किसको कहेंगे? कि सभी देशों को, अब मान लो भैया यहाँ पे हम वही चीजें दर्शाएंगे फिर से, जो जापान है, फ्रांस है, रूस है, चीन है, ठीक है, अफ्रीका है, अमेरिका है, ठीक है। पाको ले लेते हैं, पाक है, ठीक है। भारत कहाँ है भाई? भारत ऊपर में, ठीक है, भारत। इन सभी देशों के बीच में जो क्या होता है भाई, एक संबंध, रिलेशन, जिसको आपने क्या बोला? जिसने बोला आपने भूमंडलीकरण सर, ठीक है, क्या बोला? भूमंडलीकरण। ओके, इसी जो है आप यहाँ पे विश्व बाजार की बात करते हैं। सभी देश के लोग, ये जो आपने देखा अभी यहाँ पे, जो आपने देखा सभी देश का नाम लिखे है ना जी, तो सभी देश के लोग के लिए, सभी देश के लोग जो है, सभी देश के लोग के लिए, ये जो सभी देश के लोग जो है बाजार करते हैं उसे ही कहा जाता है विश्व बाजार। क्या कहते हैं? विश्व बाजार। वैसा बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। जैसे कि मुंबई हो गई, मुंबई में जो है आपको सभी देशों की वस्तु आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मुंबई से जो है सभी देशों का आयात निर्यात होता है। क्या होता है? सभी देशों से आयात और निर्यात होता है, ठीक है। वहां पे क्या है? मुंबई में क्या है? बंदरगाह है। क्या है?
बंदरगाह है, या तो आप समझ सकते हैं सीधी बात समुद्री, ठीक है, समुद्री घाटी बोल सकते हैं, ठीक है, जहां पे एक देश से दूसरे देश को जोड़ा जाता है नाव के माध्यम से। उसी तरह से दुनिया का सबसे पहला विश्व बाजार अ, अलेक्जेंड्रिया था। कौन था? अलेक्जेंड्रिया था। अगर मैं बात करूं दुनिया का सबसे पहला विश्व बाजार कौन था? अलेक्जेंड्रिया था, ठीक है। अब अलेक्जेंड्रिया 3 महादेश जैसे अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया और एशिया हो गया। तो बच्चा सब आप लोग को बताए थे भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ पे क्या समझे रहे? अफ्रीका, यूरोप, ठीक है। यूरोप में कितना देश है? यूरोप में मैंने आप लोग को बताया था 44 देश है। कितना देश है? 44 देश है। पहले अध्याय में पढ़ाए थे। एशिया, और एशिया जो है सबसे बड़ा महादेश है। क्या है? सबसे बड़ा महादेश है। का व्यापारिक केंद्र जो है, व्यापारिक केंद्र अलेक्जेंड्रिया है। तीनों महादेशों का अलेक्जेंड्रिया, तीनों महादेशों का जो है, तीनों महादेशों का एक व्यापारिक केंद्र है जहां पे सभी देश, ऐसे बात करें महादेश का, अगर हम लोग बात करते हैं तो महादेश कितने हैं? कितने हैं? 7 है। कितने हैं? 7 है। तो 3 महादेशों का, 3 महादेशों का जो है, 3 महादेशों का मतलब अफ्रीका, यूरोप और एशिया का व्यापारिक केंद्र जो है क्या है? अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया। और विश्व का सबसे पहला, ये भी याद रखिएगा, विश्व का सबसे पहला विश्व बाजार जो था अलेक्जेंड्रिया ही था। बोलो बच्चा, समझ में आया? यहाँ पे मैंने पढ़ाया कि विश्व बाजार किसको कहेंगे? वैसा बाजार जहां विश्व के सभी सामान, दुनिया के सभी देशों का, ठीक है, दुनिया के सभी देशों का, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे विश्व बाजार, बाजार दुनिया के सभी देशों का वस्तु उपलब्ध या मिलता हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे विश्व बाजार कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? विश्व बाजार कहेंगे। ओके, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? विश्व बाजार कहेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे प्रश्न कि विश्व बाजार किसको कहेंगे, विश्व बाजार, तो सबसे पहला जो विश्व बाजार था अलेक्जेंड्रिया था। अलेक्जेंड्रिया जो था 3 महादेश, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप और एशिया। एशिया जो है एशिया जो है सबसे बड़ा महादेश है, और 7 महादेश में से सबसे बड़ा एशिया है, और एशिया के अंतर्गत ही क्या आता है? अपना भारत आता है। और जैसे कि मुंबई हो गया आपका, जो है क्या है? विश्व बाजार है, जहाँ पे सभी देशों की जो है वस्तु आसानी से, आराम से मिल जाता वहाँ। ओके, बोलो बबुआ लोग, समझ में आया? तो अलेक्जेंड्रिया को लाल सागर के मुहाने पर यूनानी विश्व विजेता सम्राट सिकंदर ने स्थापित किया था, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट करके लिखना चाहता हूं ताकि आप लोग को जो है ये पॉइंट आराम से समझ में आ जाए कि सर ने ये चीजें क्लियर कर दिया, ठीक है। क्या चीजें? अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया जो था क्या था? विश्व बाजार, विश्व बाजार, बाजार था। और इसको जो स्थापित किए थे, ठीक है, स्थापित जो किए थे, स्थापित जो किए थे, कौन किए थे? सम्राट सिकंदर। किसने? सम्राट सिकंदर, ठीक है। किसने किया था? सम्राट सिकंदर ने किया था। और ये अलेक्जेंड्रिया जो था
विश्व 3 महादेशों का विश्व बाजार के व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था। तीनों कौन कौन था ये मैंने आप लोग को बता दिया कि अलेक्जेंड्रिया 3 महादेश अफ्रीका, यूरोप और एशिया का व्यापारिक केंद्र था। ठीक है। अलेक्जेंड्रिया को लाल सागर मुहाने पर, मतलब अलेक्जेंड्रिया को जो है लाल सागर मुहाने पर यूनानी विश्व विजेता, यूनान के जो थे विश्व विजेता, ठीक है, यूनान के जो थे विश्व विजेता कौन, सिकंदर, सम्राट सिकंदर ने स्थापित किया था अलेक्जेंड्रिया को। अगर भारत में पूछे आप लोग को विश्व बाजार, वैसा बाजार जहां विश्व के सभी वस्तुएं उपलब्ध हो, सभी वस्तुएं उपलब्ध हो आम लोगों के लिए, तो उसे ही हम लोग विश्व बाजार कहते हैं। भारत में अगर पूछे तो उदाहरण के लिए बता देना है मुंबई। सबसे पहला विश्व व्यापारिक केंद्र कौन था, विश्व बाजार कौन था, अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया में जो था 3 महादेशों का व्यापारिक केंद्र था। कौन कौन, आपका हो गया अफ्रीका, यूरोप और एशिया। ठीक है, ये चीजें आप लोग बोलो, बच्चा समझ में आया? बोलो जी, कहाँ तक समझ में आया ये चीजें? ध्यान पूर्वक हम लोग को पढ़ते चलना आराम से। माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, माना अनजान हूँ। वाणिज्यिक क्रांति। ठीक है, अब देखो वाणिज्यिक क्रांति जो होता है क्या होता है, व्यवसाय क्रांति बोल सकते हैं, बिजनेस वाला जो क्रांति होता है, व्यापारिक क्रांति बोल सकते हैं इसको। ठीक है, व्यापार के क्षेत्र में होने वाला अभूतपूर्व विकास और विस्तार को वाणिज्यिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, व्यापार के क्षेत्र में अगर मान लिया जाए कोई चीज का व्यापार करे, उसमें अभूतपूर्व विकास और विस्तार को ही क्या कहते हैं, वाणिज्यिक क्रांति कहते हैं। और विस्तार का मतलब हो गया, विकास का मतलब हो गया कि बढ़ा देना या अधिक बोल सकते हैं। ठीक है, अधिक, ये विस्तार मतलब पहले कम था उसको बड़ा करना है, हर चीज लाना है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से क्रांति हो गई। ठीक है, तो व्यापार के क्षेत्र में होने वाला अभूतपूर्व विकास और विस्तार को वाणिज्यिक क्रांति कहते हैं। वाणिज्यिक क्रांति का केंद्र जो है कौन सा, इंग्लैंड था। कौन था, इंग्लैंड था। ठीक है, भौगोलिक खोजों और पूर्ण जागरण तथा राष्ट्रीय राज्यों का उदय ने वाणिज्यिक क्रांति का जन्म दिया। भौगोलिक खोजें, पूर्ण जागरण तथा राष्ट्रीय राज्यों के उदय ने वाणिज्यिक क्रांति का जन्म दिया। एक देश दूसरे देश से जो क्या होने लगा, कंपेयर होने लगा, एक देश के देश दूसरे देश में क्या होने लगा, सेल होने लगा। कुछ कुछ ऐसे थे पहले के जमाने में, हालांकि शुरुआती दौर से जो भारत में चीजें जो कमी ये चीजें थी कि यहाँ पे दूसरे देश वाले को व्यापार करने की अनुमति नहीं थी भारत में। क्या कि हम लोग इस चीज को लेके डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि भैया एक बार व्यापार करने के लिए अंग्रेजवा लोग आया तो यहाँ से लूट गया, सोने की चिड़िया को जो है सिर्फ चिड़िया रहने दिया, बाकी जो है सोना लूट लिया। ठीक है, क्या क्या, सोना लूट लिया, इसलिए हम लोग डरते रहे। फिर स्थिति कुछ खराब होने लगा, फिर से हमने बहुराष्ट्रीय कंपनी को आगमन किया, अपने देश में बुलावा दिया कि भाई आ जाओ, अब हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे विकास भी होने लगा। अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनी आई, जो बाहरी देश की जो कंपनियां थी, वो जब आई यहाँ पे अपना फैक्ट्री स्थापित किया, तो उससे क्या हुआ, लोगों को रोजगार मिलने लगा। रोजगार मिलने लगे तो धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया। ये चीजें, हालांकि देखो राष्ट्रीय तथा राज्यों का उदय ने, जब धीरे धीरे राष्ट्रीय देशों का जो है उदय होने लगा, तो वाणिज्यिक क्रांति का जन्म दिया। इसके बारे में हम लोग और भी डीपली जाएंगे, डोंट वेरी। ठीक है, आ जाओ। औद्योगिक क्रांति, अगर मैं बात करूं औद्योगिक क्रांति की 18वीं शताब्दी के बाद, ठीक है, शताब्दी के बाद जो है औद्योगिक क्रांति हुई थी। इसमें क्या हुआ था, मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ाया था। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था कि जब उद्योग में जो था, उद्योग में क्या आने लगा, नए नए मशीनें आने लगी थी। पिछले अध्याय में हम पढ़ा रखा था ना, देखो। तो क्या होता है, वाष्प शक्ति से संचालित
मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखाने पे व्यापक पैमाने पे वस्तुओं का उत्पादन करना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। क्या कहलाता है? औद्योगिक क्रांति कहलाता है। मैंने आप लोग को बता रखा था औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक क्रांति, इसके बारे में मैंने आप लोग को बता रखा था। बोलो, नहीं बताए थे कि नहीं बताए थे? बोलो जी सर बताए थे। याद नहीं है? बोलो। याद नहीं है तो अभी लाठी लाते हैं, ठीक है? कोई नहीं भैया, आप लोग को लाठी से मारेंगे नहीं, टेंशन नहीं लेना। चलो देखो, औद्योगिक क्रांति के बाद बड़ा बड़ा मशीनें आने लगी। नए नए लिख देते हैं, बड़ा बड़ा ने, नए नए मशीनें आने लगा। नए नए मशीनें आने लगा। नए नए मशीनें आने लगा और मशीनीकरण का शुरुआत, मशीनी मशीनीकरण का शुरुआत जो है सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, याद रखना, ठीक है। क्या हुआ? जो हस्त निर्मित चीजें थी, हस्त निर्मित चीजें, हस्त निर्मित चीजें जो थी, हस्त निर्मित चीजों का अपमान बोल सकते हैं या दोहन बोल सकते हैं, ठीक है। दोहन हो गया क्योंकि जो है लोग जो है क्या करने लगा, जो मशीन द्वारा बना हुआ चीजें थी उसको पसंद करने लगा। जो कुटीर उद्योग था, कुटीर कुटीर उद्योग जो था, उद्योग जो है क्या होने लगा? बंद होने लगा। और जब मशीन आया तो 10 लोगों का काम जो है अकेला मशीन कर लेता था। लोग क्या होने लगे? बेरोजगार होने लगे। बेरोजगार होने लगे, ठीक है। क्या होने लगे? बेरोजगार होने लगे। याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति जो हुआ था 18वीं शताब्दी के बाद हुआ था, ठीक है। 18वीं शताब्दी के बाद हुआ था। सबसे मशीनीकरण भी आप लोग को बता दी। इसमें ये पॉइंट जो है आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये कभी पूछा जाता है, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे लिखे हैं औद्योगिक क्रांति का केंद्र जो था, क्या था? औद्योगिक क्रांति का जो केंद्र था वो क्या था? इंग्लैंड ही था। बात समझ में आया कि भाई वाष्प शक्ति से संचालित मशीनें द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पे वस्तुओं का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है? औद्योगिक क्रांति कहलाता है। कहलाता है? औद्योगिक क्रांति कहलाता है। तो ये इससे फायदा भी हुआ, कुछ कुछ नुकसान भी हुआ। अगर बात करें यहाँ पे इससे जो फायदा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या हुआ भैया कि चीजें जो है अधिक उत्पादन होने लगा, अधिक उत्पादन होने लगा, अधिक उत्पादन होने लगा। अब आयात निर्यात बढ़ गया। क्या हुआ? आयात और निर्यात बढ़ गया। क्या हुआ? आयात और निर्यात जो है बढ़ गया इसका। ओके, ये चीजें समझ में आ गया आप लोग को? बोलो हाँ कि ना। यहाँ पे भी मन करता है एगो क्वेश्चन चिपका दें, चिपका ही देंगे कि छोड़ेंगे थोड़े। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प इंजन का आविष्कार आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? सेफ्टी लैंप, दूसरा दे देते हैं। प्रश्न याद आ गया तो चिपका ही देंगे।
सेफ्टी लैंप, लैंप का आविष्कार, सेफ्टी लैंप का आविष्कार, आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। आंसर ये ना बच्चा, हम आपका कमेंट पढ़ रहे हैं, हमें पता है ना आप जवाब दोगे, ठीक है? जवाब देना, जरूर देना, ठीक है? आप अच्छे बच्चे हो, दोगे ही ना। आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं प्राचीन काल में जो व्यापार हुआ करता था, ठीक है, वो किस मार्ग से हुआ करता था? जो व्यापार हुआ करता था वो रेशम मार्ग से होता था, और जिसे सिल्क रूट भी कहा जाता था। क्या? सिल्क रूट। क्या बोला जाता था? सिल्क रूट, सिल्क रूट। और एक और चीज यहाँ पे सिल्क रूट से ही आता था, सिल्क सिटी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? ठीक है, सिल्क सिटी, सिटी ये जो है पड़ता है भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में। कभी हमने देखा था आपके क्वेश्चन बैंक में, ये प्रश्न भी जो है बच्चे को दे देता है, तो बच्चे ठीक है याद रखिएगा आप लोग ये चीज़ें। सिल्क सिटी जो था भागलपुर को कहा जाता, लेकिन ये जो रूट था, ये जो रूट था, रास्ता जो था, क्या था? रेशम रूट या सिल्क रूट बोल सकते हैं, रेशम मार्ग। प्राचीन काल में व्यापार, व्यापार करने के लिए जो एक राह था, रास्ता था, वही था, उसी को बोला जाता था सिल्क रूट। अच्छी तरह समझते हैं कि रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में, प्राचीन काल और मध्यकाल में, प्राचीन काल और मध्यकाल में एशिया, याद रखिएगा, एशिया, यूरोप और अफ्रीका को, क्या? एशिया, यूरोप, अफ्रीका को जोड़ने वाली व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्गों का एक नेटवर्क था, एक रास्ता था। इसका नाम चीन के रेशम से पड़ा, जिसका व्यापार इसी मार्ग के जरिए हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि इसी रास्ते से जो है आलू आया। अब बताओ बच्चा, आलू यहाँ का है? नहीं है, आलू यहाँ का दूसरे देश का है, आलू यूरोप के, ठीक है? कहाँ के? यूरोप के आलू हैं, यहाँ के नहीं है। तो हम लोग जो आलू आज पूरे भारत में फेमस ही है आलू, क्योंकि सब्जी में किसी भी सब्जी में मिला दो आराम से एडजस्ट कर जाता आलू, है कि नहीं? इसलिए ओके, तो ये मार्ग था। इस मार्ग से सभी देश के जो है, सभी देश में आपसी क्या हुआ करता था? व्यापार हुआ करता था। ओके, इसमें ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं जानेंगे। प्रश्न आप लोग को यही पूछेगा, व्यापार जो हुआ प्राचीन काल में, व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता था? याद रखिएगा, सिल्क रूट रे या रेशम मार्ग रे। आंसर करना है आप लोग को, क्या करना है? आंसर करना है। ओके, आ जाओ आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं लेंगे। उपनिवेशवाद, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं, है कि नहीं? इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। चलो भाई, एक गाना याद आ गया, गा दें? गाना नहीं सुने थे रास्ते में, कहते हैं, ये आईना जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें पता है तुम्हें हम पसंद करते हैं। ये आप लोग के लिए है बच्चा ठीक है, दूसरे के लिए नहीं समझना मेरे भाई। चलो भाई, औपनिवेशवाद किसको कहते हैं मेरे भाई? तो अब बताओ भारत पे किसका शासन था? बच्चा जी बताओ कि भारत पे किनका शासन था? भारत पे किनका शासन था? भारत पे अंग्रेज लोगों का शासन था। तो भारत किसका उपनिवेश? ब्रिटेन लोग का उपनिवेश था। किसका? ब्रिटेन लोगों का उपनिवेश था। ब्रिटेन बोले या अंग्रेजवा बोले, ठीक है, या अंग्रेज बोल सकते हैं, अंग्रेज। लेकिन वो देश की अगर नाम आए तो ब्रिटेन ही बोलना है, अंग्रेजवा नहीं लिख देना है, ठीक है? तो हम लोग किसके? ब्रिटेन के उपनिवेश बात में थे, उपनिवेश थे। किसके उपनिवेश? ब्रिटेन के। किसके उपनिवेश थे? ब्रिटेन के। उपनिवेश किसके थे? हम लोग ब्रिटेन के थे। तो मतलब कि एक शक्तिशाली देश जो है किसी एक कमजोर देश पे अपना कब्जा करना ही, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं?
उपनिवेश कहते हैं। किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर देश पर कब्जा करना उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे एशिया और अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय देशों द्वारा उपनिवेश का स्थापना किया गया था। यहाँ पे क्या होता है, एशिया, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका द्वारा यूरोप देशों द्वारा उपनिवेश का स्थापना किया गया था। एशिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, यूरोप देशों द्वारा क्या किया गया था, उपनिवेश को स्थापना किया गया था। उपनिवेशवाद का उद्देश्य था आर्थिक शोषण। तो भैया एक बात बताओ, अंग्रेज लोग जो हम लोग के पास आया था, क्या हम लोग का सूरत निहारने आया था? नहीं, सूरत तो हम लोग का उनसे बेहतर ही है। कहते हैं ना, घोड़े कल भी बेवफा थे और आज भी बेवफा है, तो ये दिल में नहीं लेना है कि नहीं। ये काला लोग ही ज़्यादा शायरी बोलते हैं, जैसे कि हम हो गए, और भी जो हम लोग के जो लोग हैं, जो सांवले कलर के हैं, ठीक है, तो वो लोग ये शायरी मारेंगे कि घोड़े कल भी बेवफा थे और आज भी बेवफा हैं, है कि नहीं जी। आ जाओ, कोई नहीं। तो देखो, कितना भी घोड़े हो जाए, कितने भी घोड़े हो जाए, ठीक है, लेकिन भारत के जो होंगे ना, उनका शकल सूरत ही अलग होंगे। अब एक बात बताओ, अब कभी दूसरे देश गए हो? नहीं गए होंगे। कुछ बच्चे गए होंगे तो गए होंगे, कोई नहीं, देखे तो होंगे। कितना भी गोरा हो जाए, वही मुझे तो दूसरे देश के इंसान पसंद ही नहीं होते हैं, क्योंकि अलग लेवल के एक लड़की जो होती है, लड़के जो होते हैं, इतने गोरे होते भैया, देख के हो जाता है। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अपने अपने देश में, अब मैं फ्लाइट यात्रा कर रहा था, फ्लाइट से जा रहा था कहीं, अब कहीं जाएंगे, दिल्ली ही जा रहे थे भाई, तो देखा कि वहाँ पे अलग अलग देश के जो लोग थे एयरपोर्ट पे वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे सब, वहाँ पे हम भी वेट कर रहे थे। इतना खतरनाक हेयर स्टाइल था उन लोग का। मुंह देखते तो भैया तावा को देख लो और उनका मुंह देख लो, सेम टू सेम कॉपी मिल जाता। वाह भाई। तो ऐसे वो जो लोग थे वो नाइजीरिया टाइप इधर के नाइजीरिया एक देश है ना, नाइजीरिया इधर के साइड के थे, ठीक ना। हमने उनसे बात भी किया था थोड़ा सा, ज़्यादा तो उतनी बात तो हो नहीं सकती उन लोग से। अंग्रेजी भी बोलती है तो ऐसे बोलता है कि भाई पता ही नहीं चलता अंग्रेजी बोल रहे हैं। हम लोग को चाहिए थोड़ा सा स्लो अंग्रेजी पढ़ने वाला, स्लो अंग्रेजी बोलने वाला, तब जाके हम लोग समझेंगे, है कि नहीं। है भैं भैं कर देता है, समझ में नहीं आया उनका। तो कुछ चीज़ें समझ में आए तो उनसे बातचीत हुई थी, बट कोई नहीं। अब बताओ, अंग्रेज लोग जो आए थे हम लोग के लिए क्यों आए थे भारत पे? वो क्यों किया? आर्थिक शोषण। मतलब आर्थिक शोषण का मतलब क्या हो गया भैया, कि हम लोग को यहाँ से बेनिफिट लेना है, ठीक है। किसी देश पे कोई शक्तिशाली देश किसी देश पे अगर वहां पे शासन कर रहा है, कब्जा कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको वहां से कुछ ना कुछ मिल जाए। पहले के जमाने में चलता था, आज के जमाना में तो कोई पैर उठा के अगर इधर आ गया तो पैर काट लेता है लोग, है कि नहीं जी। इसलिए उस समय जो था, इसी तरह का नीति थे ही, दूसरे देश पे जाओ, अपना राज जमाओ, पूरा कब्जा कर लो और सबको वहां पे सताओ, ये चीजें चलती थी। भारत भी उसके झेले थे। 200 वर्ष जो है हम लोग अंग्रेज को देख झेले, उससे पहले भी हम लोग जो है झेल ही रहे थे, ठीक ना। आज होश आया, आज हम लोग को होश आना 77 साल हुआ है, 77-78 साल के करीब लगभग हम लोग को होश हुआ है। तो होश होने का मतलब हम लोग आज़ाद हुए। लेकिन हम लोग का जो नेता वगैरह इस तरह से कुर्सी के लिए जो मारधार कर रहे हैं, पता नहीं देश की स्थिति क्या होगी, पता नहीं भाई। तो ये जो थे उपनिवेश, जो हालांकि हमने बात करा, उपनिवेश का उद्देश्य होता आर्थिक शोषण। यहाँ से जो है कुछ चीज़ें ले जाना, वहाँ पे सेल करना। अब देखो यहाँ पे क्या था, सोना चांदी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, कहाँ पे? भारत में। यहाँ से ले जाके बेच देता था, वहाँ यहाँ से सीधा लेके अंग्रेज लोग चला गया सोना चांदी को। दूसरी बात कि यहाँ पे जो था कपास का ज़्यादातर वो लोग ले गए, कपास ले गए, वहाँ से कपड़ा लाते थे बना के, यहाँ पे बेचा करते थे। बहुत सारी कपड़े, ऐसा नहीं है कि कॉटन का ही हो गया, वो लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग के साथ व्यापार ही किया था। ओके, आ जाओ भाई। इंग्लैंड अपना उपनिवेशों से कच्चा माल और बाजार दोनों मिल जाता था। उपनिवेश को जो है अपना लोग से जो है भारत वाले से क्या, कच्चा माल और बाजार दोनों मिल जाते थे, हमरे यहाँ से ले जाते थे, हमरे बेच देता था। नहीं समझ में आया? अब समझाते हैं, हम जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। अब देखो भैया, हम क्या, लगभग बच्चे जो होंगे, जो अभी देख रहे होंगे, कुछ तो बच्चे गांव से होंगे,
बोलो हाँ कि ना। तो कुछ कुछ बच्चे जो गांव से होंगे वो कृषि को जान रहे होंगे, कृषि जान रहे होंगे। और कृषि, अगर भारत के बच्चे कृषि को नहीं जाना तो क्या जाना भाई, एग्रीकल्चर को नहीं जाना तो वो क्या जाना, कुछ नहीं जाना। ठीक है, इसलिए आप लोग जान लो, ठीक है, नहीं तो बहुत बोलेंगे आपको। आ जाओ भाई, तो ये क्या हो गया, कृषि हो गया। हम लोग कृषि करते हैं ना, कृषि करते हैं मतलब हम लोग खेती करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम लोग खेती करते हैं, और खेती से हमें चावल मतलब धान जिसको बोलते हैं, क्या निकालते हैं भाई, धान निकालते हैं। अब धान से हम लोग क्या करते हैं, धान को बेच देते हैं। धान को क्या करते हैं, जो खाने वाला रहता है तो मिल पे ले जाके पिसाते हैं, नहीं तो उसको बेच देते हैं। क्या करते हैं, बेच देते हैं। ओके, क्या किए, बेच दिए। ओह, ये चावल के खेतो घर वाला पैकेट वाला लाओ। ठीक है, ये चावल को हम लोग क्या किए, बेच दिए। अब देखो, बेचे तो हम लोग, ये जो बेचे व्यापारी सिखा रहे हैं आप लोग को, तो आप बढ़िया से नहीं सिखाएंगे जी, है क्या होता है, ये हम लोग बेच दिए। बेच दिए किसको, व्यापारी को। व्यापारी जो है ले गया, व्यापारी जो है, व्यापारी ले गया कहाँ, इसको, इसको ले गया फैक्ट्री में। कहाँ, फैक्ट्री में या उद्योग में बोल सकते हैं। ठीक है, उद्योग ही लिख देते हैं। उद्योग में, कहाँ ले गया, उद्योग में। उद्योग में ले जाने के बाद वहां पे क्या किया, उद्योग में ले जाने के बाद इसी चावल को, इसी चावल को साफ सुथरा करके, इसी चावल को क्या किया, साफ सुथरा करके, साफ साफ करके, पॉलिश मार के, ठीक है, पॉलिश जो है, पॉलिश मार के क्या करता है, वो पैकेट में, पैकेट में डालकर हमें ही बेच देता है, हमको ही बेच देता है। क्या करता है, ये जो लंबी चीजें देखे ना, ये लंबी प्रोसेस जो है, समझ में आ रहा है ना आपको, किस तरह से हुआ ये चीजें, ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब देखो भैया, धान खरीदने जाओ तो नॉर्मल सी अगर मैं बात करूँ तो 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, मुश्किल से ज़्यादा जाता होगा 25 रुपये किलो। अगर उससे भी ज़्यादा अगर बिकता होगा तो 30 रुपया किलो। इससे ज़्यादा तो नहीं बिकता होगा ना, बिकता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ये इससे ज़्यादा भाव नहीं बिकता है, इससे ज़्यादा दाम नहीं दिया जाता है। लेकिन इसी चीज़ को, ऐसा नहीं कि भारत का बात, बिहार की ही बात करें, पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं, किसानों के साथ जो हो रहा है, इसी चीज़ को ले जाता है और इसे साफ सुथरा करने के बाद जो है बाय रिटर्न वो हमें 80 रुपये kg, 70 रुपये kg, ठीक है, 100 रुपये kg, ठीक है, इस तरह से हमें वो बेच देते हैं। वही काम हम लोग से ये अंग्रेजवा लोग करते थे। इंग्लैंड के जो लोग थे, ब्रिटेन के जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे, कच्चा माल ले जाता था और वहां से बना उना के फिर क्या करते थे, भारत को ही बेच देता था, ताकि उनके पास फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा था ना भाई। ठीक है, वो दूसरे तरीके से हम लोग को बनाते थे। इंग्लैंड को मैनचेस्टर, ठीक है, इंग्लैंड का जो है मैनचेस्टर, लिवरपूल, लंदन, ठीक है, लिवरपूल, लंदन जैसे शहर उपनिवेशवाद का परिणाम था। ठीक है, उपनिवेशवाद का परिणाम था। ओके, आवाज़ जा रही है, हेलो हेलो चेक, हाँ चलो भाई, आवाज़ तो जा रही है। होता क्या है, कभी खुल जाता। आ जाओ, ये चीज़ें आपने समझ लिया। आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं इसी में कि गिरमिटिया मजदूर। अब बबुआ समझे के हथौरा लोग के गिरमिटिया मजदूर, तो सीधे साफ शब्द में समझा कि देखा, मान लियल जाए कि तू लोग हमरा से 5 टका ले ला। ठीक है, ये भाषा समझ में आएगा मेरे भाई, चलो नहीं समझो कोई नहीं, थोड़ा सा मजाक कर लिए। तो 5 रुपया आप हमसे लिए, आप अगर हमको 5 रुपया रिटर्न नहीं दिया, और नहीं बोलेंगे, चलो भाई यहाँ पे हम बच्चे को एग्जाम्पल लेना सही नहीं होता। चलो ये हम खेरू लाल बना देते हैं, ये खेरू लाल है, ठीक है, ये खेरू लाल है। अरे हाथ में डंडा मारो भाई, चलो ये खेरू लाल है। चलो जो भी समझना आप लोग समझ लेना। ये हाँ, हाँ हाँ हाँ, ये जो है, ये है, ये पैसा लिया, ठीक है, पैसा लिया किससे, सेठ से। किससे लिया पैसा, सेठ से लिया, और ये पैसा नहीं दे पाया। ठीक है, पैसा रिटर्न नहीं दे पाया, पैसा रिटर्न रिटर्न नहीं दे पाया। तो इनके जो बच्चे हुए, ठीक है,
इसके जो बच्चे हुए, मान लो नन्ही मुन्ना, ठीक है, इनके जो बच्चे हुए, अब इनको जो है ये चीज़ें होना पड़ता था, गिरमिटिया मजदूर बन के किसी के साथ काम करवाया जाता था, ठीक है, यही चीज़ें था उपनिवेशिक के देश को ऐसे। और दूसरी बात इसमें एक और चीज़ आ जाता है, ठीक है, ऐसा चीज़ आ जाता है जैसे कि ब्रिटेन के जो लोग थे, अंग्रेज जो लोग थे, भारत को उपनिवेश बनाया था, भारत पे क्या कर रहा था, कब्जा कर रहा था, भारत पर क्या था, कब्जा था। और कब्जा होने के बावजूद यहाँ से जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोग जो थे यहाँ के मजदूर को दूसरे देश में भी लेके जाते थे, दूसरे देश में मजदूरी करने के लिए ले जाते थे। यहाँ के जो अंग्रेज थे क्या करते थे, सेना भर्ती, जबरन सेना में भर्ती करते थे, किसी में, जबरन सेना में भर्ती करवाते थे, सेना में भर्ती, ठीक है, भर्ती जो है सेना में, जबरन सेना में भर्ती करवाते थे, ये चीजें चलता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, उपनिवेशिक देश के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्र में ले जाकर कृषि करवाया जाता था, उसे ही हम लोग क्या कहते थे, गिरमिटिया मजदूर कहते थे। लेकिन ये प्रोसेस जो आपने सुना, ये जो प्रोसेस था पैसे लेन देन की, ये वही प्रोसेस है, पैसा नहीं दिया, चलो भाई काम करो, ठीक है, काम करो। तो और दूसरी बात की, कुछ कुछ देश जो थे अपने दूसरे देश को जो गुलाम था, गुलाम बनाकर, जैसे हम लोग अंग्रेज लोग के गुलाम बन गए थे, तो हम लोग के यहाँ से लोग को ले जाता, चलो वहाँ पे काम करना है, ठीक है, तो ये चीजें होती रहती थी। गिरमिटिया मजदूर के उपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्रों में ले जाके, अपने शासित क्षेत्र में ले जाकर कृषि करवाया जाता था, उसे गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, कहा जाता है। और भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के लोग, ठीक है, पश्चिमी बिहार में आपका चंपारण हो गया, ठीक है, चंपारण हो गया लगभग, चंपारण, और हरियाणा से गन्ना की खेती के लिए मजदूर को जो है फिजी, मॉरिशस, जेमका, ये सब देश का नाम है, टोबैगो, त्रिनिदाद, ठीक है, त्रिनिदाद आदि देशों में मजदूर ले जाता था, ठीक है, आदि देशों में मजदूर को ले जाता था वहां पे काम करवाने के लिए। ये चीजें आप लोग को समझ में आया। आइए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं विश्व बाजार की उपयोगिता, ठीक है, व्यापारियों, श्रमिकों और पूंजीपति और मध्यम वर्ग, ठीक है, आम उपभोक्ताओं के हित को विश्व व्यापार बाजार की सुरक्षा में रखता था। व्यापारियों और श्रमिक जो हो गया आपका मजदूर हो गया मजदूर, व्यापारियों और श्रमिकों, पूंजीपति, मध्यम वर्ग तथा आम उपभोक्ता जो खरीदते थे, उनके हित के लिए विश्व बाजार सुरक्षा रखता था। विश्व बाजार में किसानों को उपज अच्छा कीमत मिलता था और कुशल श्रमिकों को विश्व स्तर पर पहचान तथा महत्व मिलता था। विश्व बाजार में रोजगार के नए नए अवसर मिलता था, अवसर सृजित होता था, मतलब अवसर दिया जाता था। अब देखो विश्व व्यापार की जो उपयोगिता था, लाभ था, ये कह सकते हैं लाभ या उपयोगिता था, उससे क्या था फायदा कि विश्व बाजार में जो किसान का जो उपज था उनका जो है अच्छा कीमत उनको मिलता था, और जो कुशल श्रमिक है, जो श्रमिक मजदूर वगैरह है, उनको विश्व स्तर पर उनके पहचान बनता था और महत्व मिलता था। विश्व बाजार में रोजगार का जो है नया नया अवसर जो है पैदा होता था, मतलब मिलता था, ठीक है, बोलो जी, समझ में आया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इसी में आगे हम लोग क्या देखते हैं, विश्व बाजार का लाभ बोलिए। व्यापार और उद्योग की तीव्र गति, मतलब व्यापार और भाषा वाला चीज है बउआ, लोग समझे के तो पढ़वे करी। व्यापार और उद्योग की तीव्र गति से वृद्धि। अब भैया बताइए विश्व बाजार किसको कहते हैं, सभी देश, वैसा क्षेत्र जहां पे सभी देशों की वस्तु मिलता हो। तो विश्व बाजार जो होगा, वो कैसा होगा, विश्व बाजार जो होगा वो कैसा होगा, विश्व बाजार जो होगा वो कैसा होगा, देखो वो कैसा होगा, ठीक है,
विश्व बाजार जो होगा वो कैसा होगा, बताओ भाई। हाय, अरे यार, ठीक है। अब मान लो भैया, ये कॉपी होता है क्या? यार अल्लाह की लेबर, मैं कोशिश करूं। बता रहा हूँ आप लोग को, ये थोड़ा सा मुझे डायग्राम बनाने दो मेरे भाई। टेंशन नहीं लेना है कि सर ये क्या गोल का बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम आप लोग को जब पढ़ाते हैं ना तो हम भी बच्चे तरह हो जाते हैं, ठीक है। एकदम बच्चे वाला स्वैग आ जाता है मेरे अंदर भी, कि बच्चे की तरह हम भी बोले, बच्चे की तरह जुड़े रहे। चलो भाई। आ जाओ। ये विश्व बाजार, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, भारत हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, चीन हो गया, आपका अ, अमेरिका हो गया, अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया। और यहाँ पे जो है स्थान है, इस स्थान पे क्या मिलता है, इस स्थान पे इन सभी देशों का क्या मिलता है, इन सभी देशों का जो है क्या मिलता है। क्या हो रहा है भाई? चलो, यहाँ पे क्या होता है, सभी देशों का सामान मिल रहा है, सभी देशों का जो है वस्तु उपलब्ध है, कि सभी देशों का वस्तु उपलब्ध होता है, ठीक है। क्या है, सभी वस्तुओं सभी देशों का जो है वस्तु वहां पर उपलब्ध होता है, उसको विश्व बाजार कहते हैं। उद्योग क्या होगा, उद्योग में तीव्र गति होगी। जो उद्योग होगा, सभी देश एक जगह से जुड़ जाएगा तो क्या होगा, उद्योग में तीव्रता आएगी, मतलब गति करेगा, मतलब वृद्धि करेगा, क्या होगा, वृद्धि करेगा, ठीक है। पूंजीपति, मजदूर और मध्यम वर्ग नामक सामाजिक वर्ग का जन्म हुआ, ठीक है। पूंजीपति वर्ग, मजदूर, मध्यम वर्ग और नामक सामाजिक वर्ग का जो है क्या हुआ, जन्म हुआ। देखो, अब देखो उद्योग वगैरह आया, समाज में तीन वर्ग तो है ही, अभी भी और पहले भी था। कहोगे कैसे सर, तो देख लो भाई कैसे, ठीक है। क्या, देख लो कैसे, यहाँ पे, यहाँ पे देख लो कैसे समाज में तीन वर्ग जो था, ये था। पहला तो हो गया आपका पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग। दूसरा आपका हो गया श्रमिक वर्ग, दूसरा श्रमिक ने मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, ठीक है। और तीसरा हो गया आपका श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग। अब जो ये आपका जो हो गया पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग किसको कहेंगे, फैक्ट्री के मालिक को, ठीक है, फैक्ट्री के मालिक को, ठीक है, किसको कहेंगे, फैक्ट्री के मालिक को कहेंगे। मध्यम वर्ग में आ गया आपका डॉक्टर, वकील, वकील, जज, इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर। और श्रमिक में हो गया गरीब आदमी, गरीब लोग या किसान लोग, ठीक है, किसान लोग, ये आ गया। तो अभी भी समाज जो है हमारा उसी तरह से विभाजित है, समाज में उसी तरह से विभाजित है। जब ये चीजें जब आई, ये चीजें जब आई आपका विश्व बाजार आया, तो पूंजीपति, मजदूर और मध्यम वर्ग नामक सामाजिक वर्ग का भी जन्म हुआ। ये होगा ही होगा। बैंकिंग व्यवस्था का उदय हुआ और विकास हुआ। बैंक वगैरह अब यहाँ पे सभी वस्तुएं मिलने लगी, तो क्या होगा, बैंक व्यवस्था तो होना भी चाहिए, नहीं होगा तो कैसे होगा। औद्योगिकरण और आधुनिकरण का उदय हुआ, उद्योग वगैरह लगने लगा। सब देश, एक देश में दूसरे देश में कुछ चल रहा है तो उसके लिए उद्योग वगैरह भी लगाया जा रहा था। उद्योगीकरण का जो है उपयोग, उद्योगीकरण और आधुनिकरण का उदय हुआ। उपनिवेशिक देश में संरचनात्मक क्षेत्र का विकास हुआ। नई नई फसलों का उत्पादन होने लगा, नई नई तकनीकों का सर्जन होने लगा। जब सभी देश के लोग आपस में आते थे तो अपना अपना भैया खाना पोटली निकालते थे। चाइना वाला आते थे नूडल्स मैगी लेके, तो भारत के लोग कहते थे
तू क्या खा रहा रे? तो हाँ मैगी खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं। तो धूत बुरबक है लड़का ही काहे ही खा रहा है। तो वो भारत वाला को लगा अगर कोई ठीक नहीं है, सांप बिच्छा कुछो खा सकता है। ई की किया एक दिन एक का मूड बन गया, ओकरा पोटली में से निकाल लिया। ओकरा पोटली में से निकाल लिया मैगी को। ई की किया गया दूधे में डाल दिया। इनको पता नहीं था ये वेज है कि नॉन वेज है, कुछ नहीं। ये सोचा दूध में डाल देते, दूध में डाल दिया, बन गया सेवई। ये पकड़ के तोड़ दिया। उस दिन से सेवई खाना शुरू हो गया। सेवई जान रहे ना, सेवैया सेवई जो कहते हैं वो शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे नूडल्स आ गया, बहुत सारी चीजें, बर्गर पर्गर पिज्जा सीजा सब धीरे धीरे बंटवारा होने लगा। सब देश एक दूसरे देशों के साथ शेयर करने लगा। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं विश्व बाजार से हानि क्या हुआ। उपनिवेशिक देशों का शोषण होने लगा, कि उपनिवेशिक देशों का जो है शोषण होने लगा। वहाँ के मजदूर लोग को जो है, वहाँ के मजदूर लोग को वहीं पे अस्थायी मतलब क्या वहीं पे रहना पड़ गया, वहीं पे उनको काम काज देने लगा। इससे ये चीज़ें शोषण हुआ लोगों का, और लघु और कुटीर उद्योग का अंत हो गया, खत्म हो गया। उपनिवेशिक देश में बेरोजगारी का समस्या होने लगा, कि भैया बेरोजगार होना शुरू हो गया। उपनिवेशिक देशों में गरीब और भुखमरी जो है शुरू हो गया, उनकी समस्या जो है आने लगी थी। ओके, आगे अगर हम लोग देखते हैं कि साम्राज्यवाद जो है क्या है, तो वही हो गया कि शक्तिशाली देशों द्वारा कमजोर देशों पे सैनिक शक्ति द्वारा, ठीक है, सैनिक शक्ति द्वारा विजय प्राप्त करके अपने प्रत्यक्ष अधीन में रखना ही साम्राज्यवाद है। और हमारा साम्राज्य है ये, हम अपनी साम्राज्य को कायम कर लिए हैं अपने ताकत के बल पे। हम लोग का ताकत क्या है? सेना है, और सेना से हम किसी देश पर आक्रमण कर लेते हैं और उस देश को उस समय जीत लिया जाता था, तो उसी देश उसको बोला जाता था साम्राज्यवाद। यहाँ पे आप क्या समझे? शक्तिशाली देशों द्वारा कमजोर देश पर सैनिक शक्ति द्वारा विजय प्राप्त कर उसे अपने प्रत्यक्ष अधीन कर रखना साम्राज्यवाद कहलाता है। यूरोपीय देश द्वारा एशिया और अमेरिका के क्षेत्र को साम्राज्यवाद का अधीन रखा गया था। ये यूरोप के जो लोग थे, एशिया और अफ्रीका के क्षेत्र पे साम्राज्यवाद का अधीन रखा था। ओके, ये चीजें आप लोग समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध। तो बबुआ हो बतावा एक प्रश्न कि बोला बोला हो लइका सब कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 में हुआ था। ठीक है, सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं? बताओ। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आप लोग कमेंट करके बता देना कि कब से कब तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। हम बताए हैं आप लोग को। प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का संपदा बढ़ गया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है यूरोप की अर्थव्यवस्था जो है पूरा तबाह हो गया था। क्या हो गया था? पूरा तरह से यहाँ पे खराब हो गया था। यूरोप में क्या होने लगा भैया? यूरोप में क्या होने लगा? भूखमरी आ गया। भूखमरी आ गया। ठीक है, वहां पे लोग जो है क्या हो गया? बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए। ठीक है, वहीं पे उसी समय के बाद जो क्या होता है, वहां पे बाढ़ आ जाता है। बाढ़ की समस्या भी आ जाती है वहीं पे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जो है संपन्नता में बढ़ गई। अमेरिका जो है अच्छा खासा वृद्धि कर लिया। संपन्नता मतलब वृद्धि, क्या कर लिया? वृद्धि करने लगा। ठीक है, ये चीजें समझे। आर्थिक मंदी क्या होता है? आर्थिक मंदी किसको कहते भाई? अब बताओ। हम लोग के लिए हुआ था एक कोरोना या कोरोना ठीक है, कोरोना का यार क्या बताएं, जब भी हमें याद आता है तो मजा आ जाता है। क्या आ जाता है? मजा आ जाता है। वो मौसम भी गए, वो दिन भी गए। ठीक है, कोरोना में क्या होता था भैया कि भैया घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। पूरा हालत खराब था। हालांकि उतनी भी हालत खराब नहीं हुआ। जो मिडिल क्लास के लोग थे
वो सब तो आराम से झेल लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। थोड़ा सा समस्या तो सबके साथ हुआ ही था, लेकिन जो गरीब लोग थे उनके साथ ज़्यादा ही कुछ समस्या हुई थी। लेकिन गांव वाला लोग के लिए कोई किसी भी प्रकार का ज़्यादा समस्या नहीं, काहे कि आए कोई मतलब नहीं, साल भर के अन्न जो है अपने कोठी में रखले रहता है गाँव के लोग, समझे। जैसे जो किसान लोग होते हैं उस साल भर का गेहूं, तेल सरसों के लिए तेल के लिए सरसों, ठीक है, ये सब एकदम जुगाड़ करके रखता है। हल्दी धनिया बुकनी सब जो है सब बढ़िया से ओकरा घरे में रहता है। ओकरा कौन दिक्कत होगा। सब्जी सब्जी जी, सब्जी बगल में लगाता है। तनी को 2 कट्ठा जमीन है। यहाँ पे देखो जितना में यहाँ पे जो है शहर के लोग जितना में जो है अपना घर बनाते हैं, गांव के लोग जो है उतना में अपना बाथरूम बनाते हैं, समझे कि नहीं। देखिएगा गांव से जो होंगे ये बात को जानेंगे कि शहर के लोग जितने में अपना घर बनाते हैं उतने में तो हम लोग बाथरूम बनाते हैं, है कि नहीं जी। तो अपने पीछे में जो घर के पीछे पीछे वाला को बोला जाता है बाड़ी, ठीक है। आप लोग के इधर क्या बोला जाता है पता नहीं, मेरे इधर तो बाड़ी बोला जाता है। तो वहाँ पे सब्जी वगैरह लगाता है। तो वो आदमी को कोनो दिक्कत नहीं, जो गांव के लोग थे उनको कोई दिक्कत नहीं था, आराम से चिल में मजा ले रहा था। पुलिस आता था, शाम को आता था, कभी दोपहर को, सब बैठ के एकदम कोई ताश खेल रहा है तो कोई लूडो खेल रहा है। हमको याद है वो समय मैंने वो वैसा रिकॉर्ड बनाया था, 24 घंटा लगातार 4 मित्र जो थे लूडो खेले थे एक दूसरे को हराने के लिए, ठीक है। ऐसी लगन पढ़ाई में होती तो और मजा आती है कि नहीं जी। अच्छा भाई, आर्थिक मंदी किसको कहते हैं समझो, कि अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब कृषि उद्योग और व्यापार का विकास जो है अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंक और कंपनियां दिवालिया हो जाए और वस्तु और मुद्रा दोनों का बाजार में कोई कीमत ना रहे, उसे ही आर्थिक मंदी कहते हैं, ठीक है। आर्थिक मंदी किसको कहेंगे, ना पैसा का और ना मुद्रा का, दोनों का कीमत ना रह जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक मंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक मंदी कहते हैं। अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब कृषि उद्योग और व्यापार का विकास क्या हो जाए, रुक जाए। अवरुद्ध हो जाने का मतलब हो गया कि अवरुद्ध का मतलब हो गया रुक जाए, और लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, कंपनियां दिवालिया हो जाए, मतलब कंपनी जो है टूट जाए और वस्तु और मुद्रा दोनों का बाजार में कोई कीमत ना रह जाए, उसे ही आर्थिक मंदी कहते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो था 1929 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1929 ईस्वी में आया था। द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे, कार्डलीफ। कौन थे, कार्डलीफ है, याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है, इसी से रिलेटेड 2 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। आप लोग को अगर पूछा जाए, ये VVI है आप लोग के लिए, मैं लिख देता हूं VVI, क्योंकि ये कभी कभी पूछ देता है प्रश्न में, आर्थिक मंदी के बारे में बताएं, आर्थिक मंदी किसे कहते हैं, तो आप लोग ये लिख दीजिएगा। और दूसरी बात, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया था, तो 1929 ईस्वी में। द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक का लेखक कौन था, कार्डलीफ थे। कौन थे, कार्डलीफ थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1929 के आर्थिक मंदी का कारण क्या था, तो कृषि का अधिक उत्पादन हो जाना, उत्पादन का मूल्य में कमी हो जाना, उपभोक्ता की कमी होना, अमेरिका में पूंजी का प्रभाव में कमी होना। अब यहाँ पे कुछ बच्चे के दिमाग से सरासर जो है उतर गया होगा, सर जी हाई वाला पॉइंट नहीं समझे, लेकिन डोंट वेरी, टेंशन नहीं लेने का है ना, टेंशन नहीं लेना है, अपन है तो फिर टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं। आ जाओ भाई, देखते हैं कृषि का अधिक उत्पादन। एक बात बताइए, कहता है जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो मोहब्बत भी खराब लगती है। अगर जरूरत से ज्यादा किसी से मोहब्बत भी हो जाए तो भी खराब होती है। अगर खाना जरूरत से ज्यादा हो जाए तो भी जहर के समान होती है। अगर जरूरत से ज्यादा बात कर लो तो भी बेकार होती है। इसलिए मेरे भाई याद रखना है, जब चीजें ज्यादा होने लगी तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही, ठीक है। तो वही चीजें जब एक हुआ था ना, श्वेत क्रांति हुआ था,
गेहूं के लिए भी क्रांति हुआ था। मैंने आप लोग को क्या कहते हैं सिविक्स में पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। उसमें आप लोग को मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें हो रखी थी। जब कृषि अगर अधिक उत्पादन हो जाए, अगर मतलब गेहूं चावल अधिक उत्पादन हो जाए, हम गाँव से हैं भाई, आप लोग जान रहे हो ना कि मैं गांव से हूं और गांव से जुड़ी बातें हर चीज जानता हूं अभी भी, ठीक है। कोई नहीं, अभी कौन सा शहर में आए, ठीक है। मक्का मक्का की अगर खेती आप लोग के पिताजी या चचा जी दादाजी करते होंगे तो पूछना मेरे भाई, जब मक्का अधिक उपज जाता था तो उसके जो भाव थे, जो मूल्य थे, वो मूल्य जो थे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते, मूल्य कम हो जाते थे। अब कुछ ऐसा वक्त आता था, मक्का को क्या करते थे लोग, रख देते थे हटा के, जो जरूरत चीजें थी बेच के कर लेते थे, लेकिन अधिक मक्का को हटा के रख देते थे। जब ये मक्का समाप्त हो जाता था, मक्का समाप्त हो जाता था, अंत समय में क्या होता था, ये दाम जो है मूल्य अधिक हो जाता था, मूल्य अधिक हो जाता था, ठीक है। उत्पादन मूल्य अधिक हो जाता था मक्का का, ये चीजें तो किसान लोग भी अपना दिमाग लगाया, उतना खर्चाते गो और सही, एगो बोरा बिछाओ पल रहा आराम से, उमें रख दो, एकदम चौंक दो सीट के मकई को, एकदम कोई दिक्कत नहीं, दानी नहीं करेंगे, मूसा खाएगा खाने दो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम रहेगा 5 महीना 6 महीना। हाँ, महाजन आता था कि मकई दीजिएगा कि नहीं, हमरा कोई जरूरत नहीं है, देवे नहीं करता था। धीरे धीरे दाम बढ़ता था, तब जाके किसान लोग बेचते थे। तो अब तो ठीक है, ज़्यादा स्थिति खराब उतनी नहीं कहा जाए किसान लोगों का, लेकिन अभी भी होगा। मैं तो अभी थोड़ा किसान चीज़ों क्या कहते हैं खेती बाड़ी से दूर हूँ, अभी गांव बहुत कम जाना होता है, तो उतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन है, गांव से है तो होगा ही ना। कोई नहीं, चलो भाई। उपभोक्ता की कमी भाई, अब देखो, अगर हर कोई किसान बन जाए तो खरीदने वाला कौन होगा, खरीदने वाला तो चाहिए। तो यह हुआ था कि भाई 1929 में आर्थिक महामंदी जो आया था, यहाँ पे भुखमरी वगैरह के लिए नहीं आया था मेरे भाई, तो कृषि के अधिक उत्पादन हो गया था, उत्पादन का मूल्य जो है कम हो गया था, कम सबके पास था तो कौन खरीदता, उपभोक्ता की कमी हो गई थी, खरीदने वाले की कमी हो गई थी, अमेरिका पूंजी का प्रभाव में कमी हो गया भाई, अमेरिका के पास पूंजी प्रभाव में जो है कमी हो गया था। यहीं पे लगा था एक लॉ, कॉर्न लॉ, ठीक है, कॉर्न लॉ यहीं लगा था भाई, ठीक है। इसी अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ आप लोग जानते हैं, कॉर्न मतलब क्या हो गया, तो सिनेमा हॉल में जाइएगा, हम गांव के आदमी हमको पता है, ठीक है, इसलिए हम बार बार आपको जिक्र करते हैं और याद दिलाते हैं कि भैया आप अपने एक शिक्षक से नहीं पढ़ रहे हो, अपने भाई से पढ़ रहे हो, अपने मित्र से पढ़ रहे हो, इस तरह से हम और सीधी बात मानते हैं। जो स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट से अगर दोस्ती वाला हो तो स्टूडेंट सवाल करने में भी नहीं शर्माते हैं, और कुछ कुछ स्टूडेंट को अगर हम दोस्त बनाएंगे तो कहेगा, ओए सर जी चलिए ना थोड़ा घूम आते हैं, वो वाला नहीं, वो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हम दोस्त की तरह समझाते हैं आपको लोग को, ताकि आपके भाई की तरह समझाते हैं, कोई इशू नहीं है। होता है क्या भाई, समझो कॉर्न लो, जाओगे कभी सिनेमा हॉल में, नहीं गए हो ना कभी, जाना वहाँ पे मकई वाला जो भुट्टा होता है ना, ओकरा छुड़ा के भुंजा, समझते हैं, मकई वाला भूजल का ओकरा बेचेगा कॉर्न। और पता है इतनी बड़ी पैकेट होगी, इतनी बड़ी पैकेट रहती, इस तरह की पैकेट होती है, अरे बा इतना फुल कर देता है, इसका दाम लेगा 400 रुपया। मुझे लगता है कि 100 ग्राम मकई का भुंजा देता है 400 रुपया, और बड़े चाव से लइका लइकी खाएगा, ऐसे करके। हाँ, लग रहा है कि हम तो अथी खा रहे हैं, पूरा मकई का भुंजा खा रहा है। और हमारे इधर गांव में लोग तो ऐसे बाबा दादा जो ऐसे बैठ के फाँकते रहता है, शाम के वो डेली के खाते रहता है, तो इसका मतलब 400-500 रुपया वो डेली उड़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे कॉर्न लॉ भी हुआ था अधिक, मैं आगे आप लोग को बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना आप लोग को यहाँ पे, ठीक है।
तो भाई आप लोग ये समझे कि 1929 के जो आर्थिक महामंदी के जो कारण थे, कृषि का अधिक उत्पादन हो गया था, उत्पादन में मूल्य, उत्पादन के जो मूल्य था, जो सामान उत्पादित हुआ था उसके मूल्य में कमी हो गई थी, उपभोक्ता की कमी हो गई थी भैया। दूसरी बात की अमेरिका पूंजी के प्रभाव में कमी हो गया था। आगे हम लोग समझते हैं 1929 के आर्थिक महामंदी पर विश्व पर प्रभाव क्या पड़ा। तो विश्व पे क्या पड़ा, अमेरिका का जो बैंकिंग व्यवस्था था वो चौपट हो गया, मतलब खत्म हो गया। गरीबी और बेरोजगारी जो है सभी देश में बढ़ गई। ब्रिटेन और जर्मनी में बहुत अधिक प्रभावित हुआ। ब्रिटेन और जर्मन जो है बहुत ज्यादा अधिक प्रभावित हुआ, और फ्रांस पर इस मंदी का कम प्रभाव पड़ा। फ्रांस पे जो है इस मंदी का जो है कम प्रभाव पड़ा, ठीक है। और हम बता दें आप लोग के लिए, यहाँ पे हम कुछ चीजें जो है शॉर्ट करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं, शॉर्ट करते जा रहे हैं। थोड़ा कहानी में जो है कहानी को थोड़ा सा अलग लेके आ रहे हैं। अब कुछ बच्चा कहेगा, एक बच्चा तो कभी कभी मार देता है ना कमेंट, तो सर जी हाई टॉपिक छूट गया, हो टॉपिक छूट गया। मेरे भाई अब वक्त कम है, और इस वक्त में हम हर चीज को कवर करें तो फिर आपका सिलेबस कैसे खत्म होगा। जो आपके लिए जेन्यून चीजें हैं, जो चीजें आपको पढ़नी चाहिए, वो चीजें हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है। हर एक अध्याय को हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। हर एक अध्याय से जो है जो मेन फैक्ट्स है, जहाँ पे हमें लगता है कि बच्चे को 5 घंटे की क्लास दो, हम 5 घंटे की भी क्लास लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ लगता है कि हम आपके कम समय में चीज़ों को अच्छी तरह से समझा दें तो वो बेहतर होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम ज़्यादा फोकस करेंगे इस अध्याय में भी। ये चीज़ें आप लोग गौर करना है, ठीक है। अब देखो 1929 का आर्थिक मंदी का जो प्रभाव भारत पे क्या पड़ा। भारत व्यापार में क्या हुआ, भारी गिरावटी हुआ भारत पे। कृषि उत्पादन के मूल्य में कमी हो गया। भारत में सोना का निर्यात बढ़ गया। भारत में क्या हुआ, सोना का जो है निर्यात बढ़ गया। मतलब भारत से जो है सोना जो है दूसरे देश में जाता था। सोना जो है दूसरे देश में अधिक भेजा जाता था, अधिक जाने लगा। मंदी सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन करने में एक महत्वपूर्ण कारण बन गया, ठीक है। मंदी जो है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन करने में एक महत्वपूर्ण जो है कारण भी बन गया था मंदी। ओके, ये चीजें समझे। आगे हम लोग देखते हैं शेयर बाजार समझते हैं। सट्टा इसको बोला जाता है, किताबी भाषा में भी सट्टा बोला जाता है, और इसको बोला जाता है आजकल शेयर मार्केट, ठीक है। शेयर मार्केट। अब इसमें क्या होता है, देखो इस चीज को शेयर मार्केट के हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं, किसी को गिरा नहीं सकते। और पर्सनली मेरे बारे में जानिए तो आज तक हम शेयर मार्केट में 1 रुपया नहीं लगाए हैं। काहे भैया, काहे कि मेहनत का पैसा अपने लिए ठीक है। जिस दिन उल्फी आ जाएगा, उल्फी मतलब समझ 2-4 करोड़ कहीं से आ जाए हमरे पास, वो दिन शेयर मार्केट में लगाएंगे, ठीक। लेकिन हम थोड़ा समझाते हैं शेयर मार्केट में क्या होता है। जैसे कोई कंपनी है, उसके हिस्सेदार बन रहे हैं, उसमें आप पैसा लगाओ। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो आप भी लॉस में गए। अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो आप प्रॉफिट में जा रहे हो। 10 का 20 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये जो है मिडिल क्लास लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, अगर इनकी पढ़ाई होती है, अगर उनको लगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ, अच्छा अर्न कर सकता हूँ, तो वो करे भाई। और जिनको नॉलेज नहीं हो, काहे कि आज की डेट में मैं देख रहा हूँ ऐड वगैरह इतने आते हैं। ऐड समझ रहे हैं किसको कहते हैं, ऐड जो बीच बीच में अभी चलते चलते वीडियो में जो ऐड आने लगा, तो ये अरे तुम क्या कर रहे हो, पैसा नहीं यार, पैसा इस ऐड इस प्रकार से होता है। तुम क्या कर रहे हो, हम तो आज एसी वाला कमरा में होटल लेके बुक। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, तुम 4-4 गर्लफ्रेंड को कैसे घुमाते हो, मेरे पास तो पैसा नहीं। तुम्हें नहीं पता है, ये ऐप लो और इस पे ट्रेडिंग करता हूँ, और इस पे जब ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे दिन का 20,000 रुपया हो जाता है, तो घुमाएंगे ही 4 गुना। तो ये सब ऐड के चक्कर में मेरे भाई कभी मत पड़ना। इनकी पढ़ाई होती है, ये गलत नहीं है, मैं इनको गलत चीज़ों तो नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ, लेकिन जब पैसे हो जाए और इनके बारे में जान लो तब इसमें पैसा वगैरह लगाओ, कोई मैटर नहीं करता। और हाँ, आप लोग 10वां वाला बच्चा बिल्कुल ही में हाथ गोर नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें बोल देता है 18 साल के बाद जो है यही करना है। और लास्ट में देखिएगा, ये काम आप अपने जोखिम में कर रहे हैं। अपने जोखिम में क्या कहता है पता नहीं भाई,
वो वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है, शेयर बाजार यही हुआ और इसमें पैसे भी लगाया जाता है। यहाँ पे देखो भाई सट्टेबाजी यही ना हो गया। देखते हैं ये ग्राफ जो है, ग्राफ अगर बढ़ा तो 5% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, इधर कंपनी का लिस्ट रहता लगा हो। ओके, आ जाओ भाई आगे हम लोग देखते हैं सट्टेबाजी। कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना तथा उसका मूल्य बढ़े और पुनः उसे बेच देना सट्टेबाजी कहलाता है। जो मैंने बताया वही चीजें हैं ना, शेयर बाजार, सट्टाबाजी किसको कहते हैं, समझ में आया आप लोग को। आइए आगे, संरक्षणवाद। ठीक है, संरक्षणवाद अपने मूल्य को विदेशी वस्तुओं के आमाद से बचाने वाले नुकसान से बचाने के लिए विदेशी वस्तुओं पर उचित आयात शुल्क लगाना संरक्षणवाद कहलाता है। चलो भाई, संरक्षणवाद जो है, संरक्षणवाद किसको कहेंगे, अपनी वस्तुओं को, मेरे भाई ध्यान से समझना, अपनी वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के आमाद होने वाले नुकसान से बचने के लिए विदेशी वस्तुओं पर उचित आयात शुल्क लगाना संरक्षणवाद कहलाता है। अब मान लो कोई भी वस्तु है, भारत का है, भारत का है, और भारत की वस्तु जो है उसको मतलब विदेशी वस्तुओं से बचाना है, नुकसान नहीं करवाना भाई। ये चीजें मिल रही है, मान लो यहाँ पे 100 रुपये, ठीक है 100 रुपया, और दूसरे देश वाला जो है इसी चीज का कॉपी करके या किसी भी प्रकार से उन्हीं चीजों को अगर हमें बेच रही है, तो सबसे पहली बात तो उस पर हम एक टैक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टैक्स, आयात शुल्क लगाते हैं। इसी को बोला जाता है संरक्षणवाद, इसी को बोला जाता है क्या, संरक्षणवाद। मतलब अगर मैं फिर से रिपीट करूं, अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के आमाद से होने वाले नुकसान से बचने के लिए विदेशी वस्तुओं पर उचित आयात शुल्क लगाना क्या कहलाता है, संरक्षणवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, संरक्षणवाद कहलाता है। उस पे जो है आयात शुल्क लगा देते हैं हम लोग। क्या करते हैं, आयात शुल्क, यहाँ आएगा तो इतना रुपया तोरा पे टैक्स लगेगा, ठीक है तो बेचो, कोई दिक्कत नहीं। और उसका जो है अलग अलग कंपनी का जो अलग अलग ब्रांड रहता है भाई, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ई, कोई नहीं, उनका टैग भी लग जाता है यहाँ पे आने के बाद। और ये चीज़ें तो होती रहती है, आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। आ जाओ भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे न्यू डील। ये न्यू डील जो थे, न्यू डील फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा लाया गया था। न्यू डील जो है किसके द्वारा लाया गया था, ये प्रश्न आप लोग से पूछा जाएगा। न्यू डील जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा लाया गया था। जन कल्याण के एक बड़ी योजना से संबंधित नई नीति आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक प्रशासनिक नीति को भी नियमित किया गया था। न्यू डील कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यू डील कहलाता है। आपके बुक पाठ्यक्रम बुक में होगा, जन कल्याण एक बड़ी योजना से संबंधित नई नीति जिसमें आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नीति को भी नियमित किया गया, न्यू डील कहलाता है। और न्यू डील कौन लाया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा जो है लाया गया था। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अधिनायक। ठीक है, वैसा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ सारी शक्तियां केंद्रित होता है, वह व्यक्ति परिस्थितियों का लाभ उठाकर जनता के बीच नायक का छवि बनाता है, अधिनायकवाद कहलाता है। अधिनायकवाद कहलाता है, अधिनायकवाद जो है कहलाता है। अधिनायकवाद किसको कहेंगे, वैसा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां जो है केंद्रित होता है, वह व्यक्ति परिस्थितियों का लाभ उठाकर जनता के बीच नायक का छवि बनाता है, अधिनायकवाद कहलाता है। कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग जो है चोरी चपारी करता है, चोरी हो गया, डकैती हो गया, क्या हो गया, डकैती हो गया, कि क्या करेगा, पैसा जमा लेगा, क्या करेगा, पैसा जमा लेगा, बाद में क्या बन गया, नेता बन गया। तो ये क्या हो जाता है, इसका सब पाप जो है सब खत्म हो गया, पूरा ही शुद्ध शाकाहारी हो गया। इसी लोग को कहा जाता है क्या, अधिनायकवाद। क्या कहा जाता है, अधिनायकवाद।
ओके, आ जाओ भाई, पूंजीवाद, पूंजी पर आधारित एक व्यवस्था जो बाजार और मुनाफा के ऊपर टिका होता है, पूंजीवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? पूंजीवाद कहलाता है। पूंजीवाद का दूसरे तरह से पैसा वाले को ही पूंजीवाद कहते हैं, ठीक है। पूंजीपति लोग, ठीक है। पैसा मतलब पूंजी पर आधारित एक व्यवस्था जो बाजार में, ठीक है, जो बाजार में, मार्केट में बोल सकते हैं, बाजार और मुनाफा, ठीक है, मुनाफा के ऊपर टिका होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं शीत युद्ध। अब शीत युद्ध क्या होता है? कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, शीत युद्ध समझाने के लिए साधारण उदाहरण, अरे हम तुमको मार देंगे, हम भी तुमको मार देंगे, दोनों में कुछ नहीं लड़ेगा, दोनों में खाली उधर से वो चिकरेगा, इधर से ही चिकरेगा, ठीक है। उधर से वो भै 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 करते रहेगा और इधर से ही करते रहेगा। ये हो गया शीत युद्ध। कौन सा युद्ध? शीत युद्ध, जिसमें शस्त्र अस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता है, हथियारों का उपयोग नहीं किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? शीत युद्ध कहते हैं। ओके, आ जाओ। राज्य नियंत्रित एवं बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था वाले देश के नेतृत्वकर्ता और सोवियत रूस अमेरिका के बीच सामाजिक तनाव शीत युद्ध कहलाता है। तो भाई शीत युद्ध किसको कहते थे, ये चीज समझ गए। तो राज्य नियंत्रित और बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था वाले जो देश थे, नेतृत्वकर्ता जो देश थे, सोवियत और रूस, सोवियत रूस, ठीक है, और अमेरिका, याद रखिएगा, रूस और अमेरिका के बीच में क्या हुआ था? शीत युद्ध हुआ था। मैंने आप लोग को बताया शीत युद्ध किसको कहते हैं, शीत युद्ध हुआ था। और मैंने आप लोग को बता दिया शीत युद्ध, लिख दूं, याद रहेगा, शीत युद्ध। बिना अस्त्र शस्त्र से या मुंह से लड़ाई, मुंह से या बातों से लड़ाई, सब तरह से याद रखिएगा, या बातों से क्या हो गया? लड़ाई को क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शीत युद्ध कहते हैं। ये जो हुआ था, राज्य नियंत्रित और बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था वाले देश को नेतृत्वकर्ता जो थे, सोवियत और रूस के बीच में जो है शीत युद्ध हुआ था। दोनों में सामाजिक तनाव हुआ था, ठीक है। सामाजिक तनाव शीत युद्ध कहलाता है। मतलब एक दूसरे के बीच में जो है सामाजिक तनाव हुआ था, उसे ही शीत युद्ध कहलाते हैं। लेकिन मैं जो आपको लिख के दिया हूँ शीत युद्ध, इसे ही कहते हैं। मतलब बातों से बातों का लड़ाई, ठीक है। वाद से वाद की लड़ाई तब होता है, विवाद की लड़ाई नहीं, है कि नहीं जी? ये चीजें समझ में आई आप लोग को? आगे आ जाओ, बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में समझते हैं। कई देश एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करते हैं करने वाले जो होते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया भाई, कई देश जो है एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अच्छा, कई देशों में होना, हाँ ठीक तो है। कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। जैसे कि अब मान लिया जाए, सैमसंग का जो मोबाइल है सिर्फ भारत में ही है, कि पाकिस्तानियों ले सकता है, अमेरिका के भी लोग ले सकता है, चाइनों के लोग यूज़ कर सकता है कि नहीं? जैसे फोर्ड मोटर्स हो गया, सैमसंग हो गया, कोका कोला हो गया, टाटा मोटर्स हो गया इत्यादि। यह सब जो उत्पादन जो है लागत में कमी एवं अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन जगहों या देशों में उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करते हैं, जहां उन्हें सस्ता भूमि एवं श्रम और कच्चा माल या अन्य संसाधन मिल जाए।
ये जो है दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है बहुत सारे देशों में अपना अपना व्यवसाय करता है, उसे ही क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। और बहुराष्ट्रीय कंपनी में अगर आप लोग से पूछे तो याद रखिएगा ये चीजें, कौन कौन से है बहुराष्ट्रीय कंपनी। नहीं तो बबुआ हो फंसे के ना हो तोरा यहाँ पे, ठीक है। जैसे हो गया यहाँ पे फोर्ड मोटर्स हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे हो गया सैमसंग हो गया आपका, कोको कोला हो गया जो आप लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, टाटा मोटर्स हो गया, ये सब जो है आपका, ये सब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये सब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये सब क्या करती है, ये सब कंपनी उत्पादन लागत में कमी करने के लिए, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उन जगह या उन देश पे उत्पादन के कारखाने स्थापित करते हैं जहाँ पे भैया सस्ता मजदूरों मिल जाए, सस्ता श्रमिक मिल जाए, कच्चा माल भी उपलब्ध हो जाए और अन्य संसाधन जो है मिल जाए और वहाँ पे बाजार भी मिल जाए। ओके, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी आप लोग समझे। आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन को हम लोग करते चलेंगे और ताकि चीज़ें जो है आपका लगभग चीज़ें जो है कवर हो जाए, कोशिश यही रहता है, ठीक है। हालांकि देखो इस अध्याय में सिर्फ भाषा वाला चीज़ जो मैंने बताया उससे बाहर तो पूछना संभव है ही नहीं। अब लिख के लेना है लिख के ले लो, या जहाँ पे लेना है ले लो, ठीक है। और दूसरी बात कि हम कुछ कुछ चीज़ें ही छोड़ते हैं, ज़्यादा चीज़ें तो नहीं छोड़ते, और कोशिश करते हैं उसको भी जो चीज़ें छोड़े ना उनको क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को करवा दे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ भाई, समझते हैं। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने के क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम हुआ। मैंने आप लोगों को बताया था ना कॉर्न लॉ हुआ था ब्रिटेन में, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने के क्या कारण थे और इसका क्या परिणाम हुआ। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई जिसके कारण खदान की मांग जो है बढ़ने लगी थी। 18वीं शताब्दी में जो है ब्रिटेन की जो है जनसंख्या अधिक बढ़ने लगी थी, तो भैया खाने के लिए जो है मांग अधिक होने लगी। शहरों के विकास और औद्योगिकरण में भी खदान की मांग बढ़ गई। अब खदान की मांग बढ़ी तो कृषि उत्पादन की मांग बढ़ने लगी, तेजी ला दी। इसमें कृषि उत्पादन का मूल्य जो है बढ़ गया, भैया अब ये चीज चाहिए, जरूरत पड़े तो मूल्य बढ़ ही जाता है। इसका लाभ जो है बड़े कृषक और भूस्वामी ने उठाया। अपने उत्पादनों जो उत्पादित किया गया था, अपने उत्पादों को बेचने के लिए इन दोनों सरकार पर दबाव डालकर ब्रिटेन में कॉर्न लॉ द्वारा मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अब भैया हुआ क्या भाई, वहां पे तो जनसंख्या बढ़ रहा था, दूसरी बात की जनसंख्या बढ़ रहा था, शहर के विकास और औद्योगिकरण के में भी खदानों की जो है मांग हो रही थी। भैया खाना देंगे तभी चलेगा। और ये जो दो लोग थे, ये दोनों फायदा उठा लेते हैं। ये लोग जो थे इसका लाभ जो है बड़े कृषक, जो बड़ा बड़ा जो था किसान था और भू स्वामियों ने उठाया, ठीक है। की किया, इनके पास जो था पहले से कुछ कुछ उत्पादित चीज था, इसने क्या किया, जो दूसरे देश से जो आता है, जो दूसरे देश से जो सामान वगैरह आता है उस पर क्या करवा दिया, ये आयात को प्रतिबंध करवा दिया, मतलब आना बंद करवा दिया, ठीक है। तो फलतः होता है क्या वहां पे, इससे क्या होता है, इंग्लैंड में भूस्वामी और कृषि उत्पादों की ऊंची कीमत पे वो लाभ कमाना चाह रहा था, ठीक है। और दूसरी और अनाज की बढ़ी कीमतों में उद्योगपति और शहरों में रहने वाले जो लोग थे, त्रस्त हो गए। क्या हो गए, त्रस्त हो गए। और इन लोगों ने
कॉर्न लॉ के जबरदस्त विरोध किया, भैया कॉर्न लॉ हटाओ, कॉर्न लॉ हटाओ, इसे आपस लेने की मांग की और सरकार को बाध्य होकर कॉर्न लॉ को क्या करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा तथा खदानों का आयात की अनुमति देनी पड़ी। ओके, तो आप लोग समझे ब्रिटेन में जो कॉर्न लॉ समाप्त करने का क्या कारण थे और इसका क्या क्या परिणाम हुआ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कौनो दिक्कत नहीं ना। आइए और भी चीजें हम लोग इसमें जानते हैं कि भारत के सूती वस्त्र उद्योग में गिरावट का क्या कारण था, गिरावट का क्या कारण था, आइए हम लोग समझते हैं एक एक करके कि 18वीं शताब्दी में भारत सूती कपड़ा की मांग सारे विश्व में थी। भारत में जो था 18वीं शताब्दी में जो था भारत में जो है सूती कपड़ा का जो मांग था पूरे देश को था, सब देश को था कि भैया सूती का एक चीज होता है, सूती कपड़ा में जो है कंफर्ट जरूर फील होता है, पूरा कंफर्ट फील होगा, लगेगा एकदम पूरा फ्री हाथ हो, ठीक है, ये चीजें मांग थी। परंतु 19वीं शताब्दी आते आते इसमें गिरावट आने लगी जिसके कारण निम्नलिखित कारण हुआ कि भारतीय सूती कपड़ा जो था, भारतीय सूती कपड़ा कपड़े के उद्योग की गिरावट का सबसे मुख्य कारण था कि इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति, जिसके कारण अब उसने भारत से सूती कपड़ा का आयात बंद कर दिया। क्या कर दिया, भारत का जो है भारत से सूती कपड़ा का आयात बंद कर दिया। कौन, इंग्लैंडवा, ठीक है। उपनिवेशिक सरकार भारतीय बाजारों में ब्रिटिश निर्मित सूती वस्त्रों का भरमार कर दिया। अब ये जो हम लोग के ऊपर जो देश था, जो शासन कर रहे थे अंग्रेज लोग, की किया, सूती कपड़ा का आयात पर जो है इसने रोक लगा दिया। सूती कपड़ा उस समय चरखा से बनाया जाता था, गांधी जी का देखे ना, अभी तक चरखा है ना पटना में, चरखा से बनाया जाता था। अंग्रेजवा लोग क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में ही, 18वीं शताब्दी के बाद मैंने आप लोग को बताया था औद्योगिकरण युग आया, जिसमें बड़े नया जो है मशीनें आने लगी, बड़े मशीनें आने लगी। ये चीजें जब होने लगी थी, हुआ था ना जी, तो ये चीजें जब होने लगी थी तो क्या हुआ, जो मशीन से जो बनेगा कपड़ा वो क्या होगा, बढ़िया होगा, फिनिशिंग अच्छा होगी, लोग उसे पसंद करना शुरू कर दिया। तो उपनिवेशिक सरकार भारतीय बाजारों में ब्रिटिश निर्मित सूती वस्त्रों का भरमार कर दिया, जो भारतीय वस्त्र के मुकाबले काफी सस्ते होते थे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो हम इसके ईस्वी को भी याद दिलाएंगे कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1600 ईस्वी में। कब हुआ था, 1600 ईस्वी में। काफी बढ़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी काफी कम कीमत में भारतीय कपास या रुई खरीदकर इंग्लैंड भेज देता था। यहाँ से जो था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो अंग्रेज लोग थे, यहाँ से कपास और रुई जो है मैंने आप लोग को बता दिया भेज देता था खरीद के कम दाम में, और वहाँ से जो है जिससे भारतीय निर्माताओं को अच्छी कपास मिलना मुश्किल हो गया, सब तो वही बेच ले लेता था। भारतीय सूती कपड़े का निर्यात पर काफी जो है काफी कर लगा दिया, ठीक है, काफी कर लगा दिया भैया। अब क्या होता है, अच्छा यहाँ पे यही लिखना था प्रश्न, गिरावट क्या कारण थी, ये सब आप लोग लिख दीजिएगा। आइए तीसरे नंबर प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी के कारणों का व्याख्या करें और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ये इससे जो है आपका आधा अध्याय जो है कंप्लीट हो जाएगा इससे, ये क्वेश्चन से, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चीजों को हम लोग क्वेश्चन से समझे या टॉपिक से समझे, बात तो है आपको समझने से मतलब है। आ जाओ भाई समझते हैं। आर्थिक महामंदी के कारणों का जो है व्याख्या करना है। दूसरी बात की ये जो मंदी हुई थी भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, समझेंगे एक एक चीजों को समझेंगे। 1929 में जो आर्थिक मंदी हुआ था, 1929 में हुआ था, और उसके निम्नलिखित कारण थे। बुनियादी कारण में समझेंगे सबसे पहले कि 1929 के आर्थिक संकट को बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में ही समाहित था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की विस्तार हुआ। दूसरी तरफ अधिकांश जनता गरीब और अभाव में क्या हो गए, पिसती रही।
अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो भैया समझो वर्ड से, ठीक है। क्या करना है, समझना है फिर से आप लोग को। देखो क्या 1929 के आर्थिक संकट जब आई तो इसका संकट के जो कारण था, बुनियादी कारण था कि स्वयं इस अर्थव्यवस्था का स्वरूप में ही समाहित था। प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद जो क्या होता है, यहाँ की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। दूसरी तरफ जो था अधिकांश जनता गरीब हो गया था, अभाव में पिसती रही, और नवीन तकनीक जो नया जो तकनीकी प्रगति के कारण जो उत्पादन में तो भारी वृद्धि हुई, लेकिन ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लेकिन उत्पादित वस्तुओं को खरीदते बहुत कम थे। अब देखो दूसरा जो कारण था, कृषि उत्पादन एवं खदानों के मूल्य में कमी बढ़ी बहुत हुई। कृषि उत्पाद के खरीदार नहीं मिलने के कारण कृषि उत्पादों के कीमत काफी गिर गई, ठीक है, जिससे किसानों का आय जो है घट गया। प्रमुख अर्थशास्त्री डायलिफ ने अपनी पुस्तक दी कॉमर्स ऑफ नेशन में लिखा कि विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पादन एवं खदानों के मूल्य की विकृति 1929 से लेकर 32 के आर्थिक संकटों के प्रमुख कारण थे। आगे हम लोग देखते हैं कि यूरोपीय देशों के बीच जो संकट हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के बहुत सारे देशों में अपनी तबाह हो चुकी थी। यूरोप के ही देश थे फ्रांस, ठीक है, यूरोप का ही देश था फ्रांस, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के बहुत सारे देश अपने आप में तबाह हो चुका था। अर्थव्यवस्था के नए सिरे से विकसित करने के लिए अमेरिका से कर्ज लिया था, और अमेरिका पूंजीपतियों ने कर्ज तो दिया, लेकिन जब अमेरिका में घरेलू संकट आया, जब घरेलू संकट का संकेत मिला, तो वो कर्ज वापस मांगने लगा। और इस परिस्थिति में यूरोपीय देशों के बीच गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गई। परिणाम स्वरूप कि यूरोप के कई बैंक डूब गए और कई देश में जो है मुद्रा का मूल्य जो है गिर गया। ये हो गया आपका यूरोप देश के बीच संकट। आगे हम लोग देखते हैं सट्टेबाजी का प्रवृत्ति। इन उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त अमेरिकी बाजारों में शुरू हुआ सट्टेबाजी की प्रवृत्ति भी आर्थिक मंदी का निर्णायक भूमिका निभाई। प्रथम महाविश्व युद्ध के पश्चात अमेरिकी का आर्थिक समृद्धि वृद्धि का परिणाम स्वरूप वहां के पूंजीपति अतिरिक्त पूंजी को सट्टे में लगाने के ओर आकर्षित हुए, और शुरू में तो काफी लाभ हुआ, और बाद में ये संकट उभरकर सामने खड़ा हो गया। ओके, अब देखो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पे अगर हम लोग देखें, देखो इसमें हमने इस तरह से आप लोग को लिख के दिया था, नोट्स बना के दिया है कि आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे तो पढ़ते हुए जा रहे हैं, नहीं, चीज़ों को हम समझ लिए हैं पहले भी, और ये इस तरह से हम बना ही दिए हैं कि आप लोग को ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं होगा, ठीक है। हम तो बोलते हैं भाई कि अगर किसी को कुछ लगे कि सर ये चीज़ें हमें फिर से समझा दीजिए, स्पेशल वीडियो आएगी, डोंट वेरी, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, आर्थिक मंदी का प्रभाव विश्वव्यापी था, और भारत भी इससे अछूत नहीं रहा, ठीक है, अछूत नहीं रहा। भारत पर आर्थिक मंदी का निम्नलिखित प्रभाव था, जैसे व्यापार में गिरावट। महामंदी के पूर्व वैश्विक अर्थव्यवस्था में आयकर और निर्यातक, ठीक है, आयातक और निर्यातक के रूप में भारत की महत्वपूर्ण भागीदारी थी। महामंदी का प्रभाव इस आयात और निर्यात व्यापार पर पड़ा, यह काफी घट गया। 28 से 34 के मध्य आयात निर्यात के घटकर आधा रह गया था। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कृषि उत्पादन के मूल्य में कमी। विश्व बाजार में कृषि उत्पादन के मूल्य में क्या हो गया, कमी आने लगी। भारतीय कृषि उत्पादन में मूल्य में गिरावट आ गई। 1928 से 34 के मध्य गेहूं की जो है कीमत में 50% की कमी आ गई। किसानों की दयनीय स्थिति, महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किसानों पर पड़ा था। मूल्य में जो क्या हुआ था, कमी आने लगा था। बिक्री कम हो जाने से उसके आर्थिक और दयनीय स्थिति जो है क्या हो गई, आर्थिक स्थिति जो है दयनीय बन गई। वे लगान चुकाने में असमर्थ हो गए, लेकिन सरकार ना तो लगान की राशि घटाई और ना लगान माफ की, जिससे किसानों में असंतोष की भावना बढ़ी। और इसी आर्थिक संकट, ठीक है, इसी आर्थिक संकट के कारण महात्मा गांधी ने भारत में व्यापक
व्यापक सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किए। ओके, ये हो गया आप लोग का। चलो भैया, तो देखा जाए तो ये आप लोग का जो है अध्याय जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आप लोग को होमवर्क हम पहले ही दे दिए हैं उस अध्याय का, आप लोग जो है होमवर्क कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन यहाँ पे भी देते हैं आप लोग के लिए कि विश्व बाजार, ठीक है, क्या देते हैं? विश्व बाजार। ओके, क्या देते हैं? विश्व बाजार किसे कहते हैं, परिभाषा पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा देते हैं आर्थिक मंदी। ठीक है, आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी। ठीक है, और तीसरा आप लोग का हो गया भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण किसको कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, ये चीजें आप लोग 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर चिपकाइएगा। और हम आपको बार बार बोलते हैं कि भैया हो, हम तुहार लोग के कमेंट जो है पढ़ते हैं, इसलिए कमेंट जरूर किया करो। ओके, तो आगे हम लोग देख लेते हैं भाई आप लोग का। आप लोग को जो है इस अध्याय को जो हम लोग 1 घंटा 52 मिनट में ख़त्म कर ही दिए हैं। 2-4-10 मिनट बढ़ जाते 2 घंटा का टारगेट पूरा हो जाता, लेकिन नहीं, जहाँ तक है वहीं तक, ज़्यादा नो बकवास, ओनली क्लास। तो भाई ये अध्याय आप लोग का समाप्त हुआ। बाकायदा आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक वगैरह ठोक देना एकदम पक्का। ठीक है, एकदम दबा दबा के लाइक करना। अरे शान है, आप ही मेरे जान हैं। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जाओ, खाना पीना खाओ, मौज करो, मस्ती करो। धन्यवाद।